हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज सौम्या एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश ओवर चाय। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इस चैनल पे एंड आई रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल बुक है, उसका सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, व्हिच इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अब ये जो चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये आप देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में है, विच मीन्स कि ये डायलॉग है, ये किसी ने बोला है इस स्टोरी में। अब किसने बोला है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि मरने जैसी कोई सिचुएशन आ गई थी और किसी को ये कहना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था? बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग चैप्टर है अबाउट ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है और मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही अ, अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए। सो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी देयर टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बने रहिएगा लास्ट तक। और मेरी आपसे ये गारंटी है कि जब ये चैप्टर खत्म होगा, जब ये वीडियो एंड होगा, आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा और जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे, यू विल बी एबल टू डू इट विद सो मच कॉन्फिडेंस। ओके, सो बस आपका पेशेंस की, आपके साथ की जरूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर इन दिस चैप्टर। जो आज हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के बारे में। उसके बाद आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी। फिर वन लाइनर्स में बेसिकली 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वन लाइन के जिनके आंसर्स होते हैं, या वन वर्ड के भी कभी कभी आंसर्स होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, कि जो थ्रू आउट द चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं चैप्टर में, या जो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं चैप्टर में, वो आपको याद रहे, आपकी एक मेमोराइजेशन के लिए, एक रिकैपिचुलेशन के लिए, कि आपको हाँ याद है या ये पॉइंट्स याद है। तो ये आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए है कि 10 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस सही से आंसर कर पाए और आपकी चैप्टर की को लेकर के कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये बेसिकली इस बारे में है। और लास्ट में ग्लॉसरी है, जो भी मुझे लगे थे कि डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं चैप्टर में, उसको मैंने लास्ट में वीडियो के एक ग्लॉसरी के फॉर्म में कंपाइल करके, इकट्ठा करके वहां पे कलेक्शन आपको दे दिया है। और बहुत ही सिंपल सी इजी इंग्लिश में उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, साथ में उसको उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा वो भी दिया है। और चैप्टर के दौरान भी, चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय भी, उन वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट भी समझाया है। सो दिस इज माई एफर्ट इन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कंप्लीटली। आई होप आपको पसंद आएगा। जो भी आपका फीडबैक हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑथर। Gordon Cook was born in the United Kingdom and was a British sailor and adventurer. Gordon Cook जिनकी ये स्टोरी है, जो ये इन्होंने ऑटोबायोग्राफी काइंड ऑफ लिखी है, वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में बॉर्न हुए थे, यूके में बॉर्न हुए थे, और ब्रिटिश सेलर थे और एडवेंचरर थे। सेलर्स वो होते हैं जो जनरली शिप के थ्रू अपनी जर्नीज करते हैं। आपने अगर मर्चेंट नेवी में आपको कोई जानने वाला है या इंडियन नेवी में है, तो नेवी के जो लोग होते हैं उनको हम सेलर्स कहते हैं, क्योंकि वो सेल पे निकलते हैं और शिप के थ्रू जनरली उनकी जर्नीज होती हैं। Along with Alan East, he co-authored the story We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, which recounts their remarkable sailing journey around the world with their families. अब एलन ईस्ट जो थे, उनके साथ मिलकर को ऑथर करने का क्या मतलब होता है? सह लेखक हिंदी में जिसको कहते हैं, कि उन्होंने मिल करके एलन ईस्ट के साथ ये वाली स्टोरी आपकी लिखी थी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। और इसमें इनकी जो रिमार्केबल सेलिंग जर्नी है, तो एक हमें आइडिया लग गया कि ये चैप्टर किस बारे में है, कि जो सेलिंग जर्नी है, जो शिप के थ्रू उनकी जर्नी हुई थी, उसके बारे में थे। और राउंड द वर्ल्ड उनकी ये जर्नी थी। पूरे उनका जो टारगेट था वो ये था कि वो शिप के थ्रू जर्नी करेंगे और पूरे वर्ल्ड की जर्नी करके, राउंड द वर्ल्ड घूम करके वो वापस वहां आएंगे। और ये जर्नी कुक जो थे उन्होंने अपनी फैमिली के साथ की थी। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। In July 1976, my wife Mary
son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. अब ये बता रहे हैं जो ऑथर हैं, इन्होंने पूरी जो कहानी है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी है, अपने आप को एड्रेस करते हुए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप ये तो समझते होंगे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये स्टोरी पूरी फर्स्ट पर्सन में गॉर्डन कुक ने लिखी है, अपने बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि जुलाई 1976 में वो अपनी फैमिली के साथ सेल पे निकले थे, यानी कि जो जर्नी थी शिप से, उससे निकले थे। प्लायमाउथ नाम की एक जगह है इंग्लैंड में, वहां पे उनका घर में भी रहा होगा। वहां से निकले थे। क्यों, किस लिए निकले थे? वर्ल्ड वॉयज के लिए निकले थे। वॉयज का मतलब होता है शिप के थ्रू जो आप जर्नी करते हैं, उसको हम वॉयज कहते हैं। ठीक है, पानी में जो जर्नी, चाहे बोट हो चाहे शिप हो, उसको हम वॉयज कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड का वॉयज करने निकले थे। और ये किसको डुप्लीकेट कर रहे थे, किसकी ये कॉपी कर रहे थे? 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक एक्सप्लोरर कह लीजिए या एडवेंचरर थे। उनको, उनकी भी, उन्होंने भी ऐसी सेम जर्नी की थी कि उन्होंने राउंड द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड की जर्नी की थी शिप के थ्रू। तो ये कैप्टन जेम्स कुक से इंस्पायर होके, कि उन्होंने की है 200 साल पहले, तो उसी से इंस्पायर होके उनको डुप्लीकेट कर रहे थे जो ऑथर थे गॉर्डन कुक। और ये अपनी फैमिली के साथ निकले थे इस यात्रा पे। तो उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी वाइफ है मैरी, उनका बेटा है जॉनथन। ये जॉनथन 6 का क्या मतलब हुआ? 6 मतलब 6 years ओल्ड। तो जॉनथन जो था उनका बेटा, वो 6 साल का था। डॉटर जो थी सूजन, वो 7 साल की थी। तो अब ये लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकले थे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या जर्नी है, कहाँ पे पहले जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, उस तरह से देखते हैं कि कहाँ कहाँ के लिए ये लोग निकले थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैप्टन जेम्स कुक जो थे, जिन्होंने अब से 200 साल पहले ये जर्नी सेम की थी, उसी को ही ये कॉपी कर रहे थे, डुप्लीकेट यानी कि नकल कर रहे थे उसकी। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. अभी कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक मैरी जो उनकी वाइफ थी, और वो खुद जो कि एक 37-year-old बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये सपना देखा था, ये ड्रीम देखा था, ड्रीम ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। यानी कि जो फेमस एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का क्या मतलब होता है? जो खोज करता है, यानी कि जो किसी चीज की खोज करे, किसी चीज को ढूंढे। तो ये कौन से फेमस एक्सप्लोरर की बात हो रही है? जेम्स कुक की बात हो रही है, जिनकी जर्नी को ये डुप्लीकेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैरी और वो जो थे ऑथर, जो जो अपनी बात कर रहे हैं, वो एक बिजनेसमैन थे, 37 years उनकी एज थी। उन्होंने ये सपना देखा था कि वो भी कैप्टन जेम्स कुक जो फेमस एक्सप्लोरर है, उन्हीं की तरह सेलिंग पे जाएंगे। और पिछले 16 सालों से, फॉर द पास्ट 16 years, वी हैड स्पेंड ऑल आर लीजर टाइम। लीजर का क्या मतलब होता है? लीजर का मतलब होता है फुर्सत का टाइम। जो भी उनका खाली समय होता था, उसमें वो अपनी सी फारिंग स्किल्स को होन करते थे। सी फारिंग का मतलब हुआ जो मल्लाह का काम होता है, यानी कि जो नाविक का काम होता है। कि आप अगर शिप के थ्रू जर्नी करेंगे, या आपको खुद से कोई शिप को मान लीजिए चलाना है, ओके, उसको लेके जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शिप का आउटर स्ट्रक्चर है, जो शिप कैसे फंक्शन करता है, उसका जो स्टेयरिंग होता है, जो कैप्टन होता है शिप का, उसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। पानी में आप लेकर के चल रहे हैं, ओशन में या किसी सी में लेकर चल रहे हैं, डायरेक्शंस का अंदाजा होना, नेविगेशन का अंदाजा होना कि किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, ये सारी जो स्किल्स हैं जो सी से रिलेटेड हैं, उसको हमने यहाँ पे मल्लाह का काम, मतलब जो नाविक का काम है, बोटमैन का जो एक काम होता है, उसकी जो स्किल्स होती हैं कि शिप चलाने की क्षमता होनी चाहिए, उसको होन करना। होन करना मतलब उसको और ज्यादा शार्पन करना, उसको और ज्यादा मजबूत करना और शार्प करना। और कहाँ पे वो करते थे? ब्रिटिश वाटर्स में। ब्रिटिश वाटर्स का मतलब हुआ कि ब्रिटेन में जहां वो रहते थे, वहां पे जो भी वाटर बॉडी होगी, कोई ओशन होगा या सी है, उसको हम ब्रिटिश वाटर्स कह रहे हैं। कि ब्रिटेन के वाटर्स में, ब्रिटेन की नदियों में या समुद्रों में वो इस चीज की प्रैक्टिस करते थे अपने खाली समय में। Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. The first leg of our planned 3-year
1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब ये बोल रहे हैं कि जो वेव वॉकर थी, उनकी बोट जो थी, जो उनकी शिप थी जिससे वो जर्नी करने वाले थे, वॉयज करने वाले थे, उसका नाम था वेव वॉकर। उसके बारे में बता रहे हैं कि 23 मीटर लंबी थी और 30 टन का उसका वजन था। वुडन हल्ड ब्यूटी, हल्ड का क्या मतलब होता है? हल्ड का मतलब होता है शिप का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, वुड वुड की बनी है ये भी शिप जो है। तो ये जो बाहर का पूरा एरिया है शिप का, जो हमें बाहर से दिखती है शिप, वो उसको हल कहते हैं, हल ऑफ द शिप। तो वो वुड की पूरी बनी थी और बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल वो बनी थी, प्रोफेशनली बिल्ट थी, यानी कि किसी प्रोफेशनल के द्वारा बनाई गई थी। कि इतनी बड़ी जर्नी पे, अराउंड द वर्ल्ड जर्नी पे वो लोग निकल रहे थे, अपनी फैमिली के साथ वो जा रहे थे। तो बहुत ज़रूरी था कि शिप प्रोफेशनली बिल्ट हो और बहुत ही सारी स्किल्स और सारी तैयारी के साथ वो उसके लिए निकले। And we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. और इन्होंने पूरी तैयारी की थी, इन्होंने उस वेव वॉकर जो उनकी बोट थी, महीनों बिताए थे उन्होंने और उनकी वाइफ ने उसकी फिटिंग करने में, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाने में। और जितना रफेस्ट वेदर, मतलब बुरे से बुरा मौसम जो उनको मिल सकता था, उसमें उस बोट को उन्होंने टेस्ट किया था, उसमें उस शिप का उन्होंने पूरा टेस्ट किया था कि चल पा रही है या झेल पा रही है खराब मौसम या नहीं। तो जो भी उनसे हो पाया, जितना पॉसिबल हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल, वो सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को ठोक बजा करके देखना कि हाँ हर तरीके से हमने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है कि हाँ ये चीज परफेक्ट है। तो उसी तरह से उन्होंने भी उसकी फिटिंग करने में, उसको टेस्ट करने में, खराब से खराब मौसम में बहुत महीनों गुजार दिए थे और बहुत पेशेंस के साथ पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद ही वो उनको लगा था कि हाँ अब ये बोट तैयार है हमारी जर्नी के लिए। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 ईयर। अब ये फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 ईयर का क्या मतलब हुआ कि उनकी जो राउंड द वर्ल्ड जर्नी थी, जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आने वाले थे, वो पूरा 3 साल उनकी जर्नी का था। उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था कि 3 ईयर्स उनको लगेंगे पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस ब्रिटेन आने में। तो उनकी जो 3 साल जितनी लंबी जो जर्नी थी, उसका जो फर्स्ट लेग था, फर्स्ट लेग मतलब फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट था, वो था 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी, जो उन्होंने बहुत आराम से हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए सक्सेसफुली पार कर ली थी। कहाँ से? वेस्ट कोस्ट जो था अफ्रीका का जो पश्चिमी तट था, वेस्टर्न साइड जो था, वहां से वो केप टाउन की तरफ बढ़ रहे थे। और ये जो पूरा फर्स्ट पार्ट था अपनी जर्नी का 3 साल की, वो उन्होंने अच्छी तरह से कर लिया था। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बहुत बड़ा काम हमको करना होता है या कोई काम बहुत ही लेंदी है, तो उसको एक साथ करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक एक पार्ट को करते चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक एक छोटे छोटे पार्ट करते जाएंगे तो वो पूरा काम अपने आप ही हो जाएगा इन द एंड ऑफ द डे। और आपको भी एक लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो अभी आप क्लास 11th में हो, तो पूरे साल की पढ़ाई आप एक दिन में नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी लेंदी सिलेबस, यू हैव सो मच सब्जेक्ट्स, बहुत सारी आपको पढ़ाई करनी है, तो उसको डिवाइड कर दिया गया है और हर दिन आप हर सब्जेक्ट से थोड़ा 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 पढ़ते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस एंड यू गिव योर एग्जाम्स। तो इसी तरह से 3 साल की बहुत लंबा सा जर्नी प्लान की थी, उसका जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट लेग जो था, वो इन्होंने बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लिया था। There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean. अभी जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे, अब ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से जा रहे थे केप टाउन की तरफ, तो जब अब ये ईस्ट साइड में, अब जब ईस्ट की दिशा में बढ़ने लगे, तो इन्होंने अपने साथ में 2 क्रूमैन लिए। दो क्रूमैन, क्रूमैन का मतलब हुआ जो क्रू होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक क्रू के मेंबर्स हैं। क्रू का मतलब होता है कि एक टीम आपकी बनी है, कि भाई जो ऑथर है वो अपनी फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चों के साथ जा रहे हैं और इतने बड़े सफर में जा रहे हैं, वो भी शिप के थ्रू जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अमेरिका के लैरी विजिल थे और स्विस के ये हर्ब सीगलर थे। इन 2 लोगों की उन्होंने
मदद ली, उनको अपने साथ में लिया ताकि वो हेल्प कर सके उन्हें किस काम में। वर्ल्ड की सबसे खराब नदियों में से एक नदी जो थी जिसका नाम था सदर्न इंडियन ओशन, उसको टैकल करने के लिए, यानी कि उसका सामना करने के लिए। तो जो सदर्न इंडियन ओशन है वो वर्ल्ड की रफेस्ट सीज में से सबसे खराब नदियों में से एक है, और उसको टैकल करने के लिए इन दोनों लोगों को उन्होंने साथ में लिया, ऑथर को ने, कि ये उनके लिए एक बेनिफिट की तरह होगा, एक एडिशन की तरह होगा और उनको मदद हो जाएगी। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. अब ये कह रहे हैं कि जो सेकंड डे था हमारा केप टाउन से जब हम निकले हैं, अभी केप टाउन की तरफ जा रहे थे, तो जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका था उससे केप टाउन तक का जो 1,05,000 किलोमीटर का सफर था वो तो इन्होंने बहुत आराम से कर लिया। अब केप टाउन से ये निकले टुवर्ड्स द रफेस्ट सीज जो आपका सदर्न इंडियन ओशन था, तो वहां से जब निकले और सेकंड डे हुआ, मतलब केप टाउन से निकल गए, फॉर एग्जांपल आज केप टाउन से निकले तो नेक्स्ट डे, तो सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन जब वो निकले थे तो अचानक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेल्स का उन्हें सामना करना पड़ा। गेल्स का क्या मतलब होता है? बहुत ही पावरफुल जो विंड्स चलती है, बहुत ही आंधी, जो बहुत ताकतवर सी आंधी चलती है कि एकदम सब बहा ले जाएगी, वैसी बहुत ही तेज आंधी तूफान शुरू हो गया, उसका उनको सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक लगातार उस तरह की आंधी चलती रही, लगातार पावरफुल स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती रही, और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में ये और उनकी फैमिली थे। अब आगे ये क्या कहते हैं, गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। अब बोलते हैं जो गेल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, उससे मुझे उतनी चिंता नहीं होती है, वो मुझे जरा भी परेशान नहीं करता, लेकिन हाँ जो लहरें उठती थी पानी में, जो साइज था वेव्स का, यानी कि जो पानी की लहरें थी उनका जो साइज था, लंबी लंबी लहरें जो उठती थी, वो बहुत अलार्मिंग था। अलार्मिंग मतलब बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही चिंता वाली बात थी। अप टू 15 मीटर्स, 15-15 मीटर ऊंची लहरें पानी में उठती थी, एज हाई एज आर मेन मास्ट। मास्ट का मतलब होता है, ये सब जो टर्म्स आ रहे हैं, कुछ कुछ टर्म्स इसमें बहुत ही टेक्निकल हैं, जो शिप के बॉडी पार्ट्स हैं या शिप का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है, तो मैंने कोशिश की है उसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल मी ऑन माय ईमेल आईडी। तो मास्ट जो होता है, आपने देखा होगा शिप पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि शिप के डायरेक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे कैसे आपने देखा होगा कपड़ा भी बंधा होता है, और जो विंड चलती है उसके हिसाब से जो कैप्टन होते हैं शिप के, या जो सेलर्स हैं, वो ये पता लगाते हैं कि शिप किस दिशा में जा रही है और उसके बारे में पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मेन मास्ट होता है शिप का, दिस इज द मास्ट ऑफ द शिप। और इतनी ऊंची ऊंची, सोचिए इतना ये ऊंची ऊंची, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, और हर बार जब भी वो 15-15 मीटर ऊंची या मास्ट के बराबर की ऊंचाई की लहरें उठती थी, तो राइटर बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, वो पूरी लहर बोट को डुबा सकती थी, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेके। December 25th found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. And it did change for the worse. अब ये कह रहे हैं 25 दिसंबर को, यानी कि जिस दिन क्रिसमस होता है, उस दिन उन्होंने केप टाउन के ईस्ट साइड में वो जा रहे थे, राइट? तो जो केप टाउन से ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, उसमें 3,500 किलोमीटर्स का रास्ता उन्होंने कवर कर लिया था। तो वो भाई पहले क्या निकले, वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से निकले, अफ्रीका से वो केप टाउन की तरफ गए, अब केप टाउन से वो अब पूरब की दिशा में, पूर्व की, ईस्ट की दिशा में जा रहे थे, और ईस्ट की दिशा में जो वो बढ़ रहे थे, तो 3,500 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस का क्या मतलब होता है? एट्रोशियस मीन्स बहुत ही खराब जो मौसम होता है, बहुत ही बुरा, वेरी बैड। अब इस अट्रोशियस वेदर के बावजूद उन्होंने क्रिसमस ट्री बकायदे बना करके और पूरे अच्छे से हंसी खुशी एक बहुत ही वंडरफुल सा, एक बहुत ही अच्छा सा
हॉलिडे अपनी फैमिली के साथ मनाया। मतलब इतना खराब मौसम हो रहा था, सब कुछ था, हवाएं बह रही थी, ऊंची ऊंची लहरें भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सक्सेसफुली अपनी फैमिली के साथ, जो ऑथर थे, क्रिसमस ट्री वगैरह लगा करके और 25 दिसंबर क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाया। और एक अच्छा लीजर टाइम, एक फैमिली टाइम उन्होंने चारों लोगों ने एंजॉय किया। न्यू ईयर्स डे यानी कि जिस दिन 1 जनवरी था, न्यू ईयर वाले दिन, कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वेदर में। चेंज का मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट से कि मौसम में कोई सुधार नहीं आया। और उन लोगों ने सोचा, जो भी ऑथर और उनके साथ के लोग थे, उनकी वाइफ और दोनों लोग, और उन्होंने सोचा था कि ठीक है मौसम खराब है लेकिन चेंज हो जाएगा, जल्दी ही चेंज हो जाएगा मौसम। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मौसम जरूर चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ, बट फॉर द वर्स, और भी खराब होने के लिए। यानी कि चेंज तो हुआ मौसम, पर वो चेंज क्या हुआ, और खराब हो गया। ये चेंज आया उसमें, बजाय अच्छे होने के वो और खराब हो गया मौसम, और वो और भी ज्यादा बुरा था। At dawn on 2nd January, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, numerous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. अभी कह रहे हैं कि 2 जनवरी को, अब न्यू ईयर वाले दिन क्या हुआ कि कोई वेदर में इंप्रूवमेंट नहीं आया। सबने सोचा कि भाई मौसम चेंज हो जाएगा, लेकिन वो और भी ज्यादा खराब हो गया। अब 2 जनवरी आती है, नेक्स्ट डे आता है 2 जनवरी की डॉन। डॉन का मतलब हुआ एकदम सुबह, जब सन राइज होता है। सनराइज के टाइम पे जो वेव्स थी, जो लहरें थी पानी की, वो और भी ज्यादा जाइगेंटिक हो गई। जाइगेंटिक का मतलब हुआ बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, इनॉर्मस जिसको कहते हैं। वेव्स और भी विशाल हो गई, और भी ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स बहने लग गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। जिब का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा इस तरह से, जब जैसे ये बोट है फॉर एग्जांपल, तो ये जो इस तरह का पार्ट होता है, दिस इज जिब। जो आप एक कपड़ा टाइप का यहाँ पे लगते हुए देखते हैं, तो इसको जिब कहते हैं। ये बेसिकली आपके डायरेक्शंस में मदद करता है बताने में। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग वर्ड्स हैं, बट एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, तो ऐसा भी वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो फिलहाल जिब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द जिब विच इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। तो इनके पास एक छोटी सी स्टॉर्म जिब थी, यानी कि स्टॉर्म्स का सामना करने के लिए एक बहुत छोटी सी जिब थी, एक छोटा सा एक क्लॉथ आप कह लीजिए, जो भी चीज है ये। और उसी के साथ हम लोग सेल कर रहे थे। एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स का क्या मतलब है? नॉट्स का मतलब होता है स्पीड। यहाँ पे जो शिप की स्पीड है, अब हम जब लैंड पे आप वैसे कार से या बाइक से ट्रेवल करते हैं, तो आप किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेजर करते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। पर जब आप शिप से ट्रेवल करते हैं, जो जो शिप की स्पीड होती है उसको नॉट से कैलकुलेट करते हैं। तो 8 नॉट की स्पीड से शिप चल रही थी, और इनके पास एक बहुत ही छोटा सा ही एक स्टॉर्म का सामना करने वाला जिप था, जिसके साथ वो लोग सेल कर रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. अब ये बोलते हैं कि जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रही थी, जो वेव्स थी वो और भी ज्यादा ऊंची ऊंची उठती जा रही थी, और बिल्कुल टॉप पे पहुंचती जा रही थी। बहुत ही बड़ी बड़ी इनॉर्मस सी, यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी सी, एंडलेस, मतलब एकदम खत्म ही नहीं हो रही थी। इतनी लंबी लंबी वेव्स आ रही थी, इतनी लंबी लंबी लहरें पानी में उठ रही थी, और लगातार उठ ही रही थी, लगातार आती चली जा रही थी, और हमारी तरफ आ रही थी। और जो हवा की आवाज आ रही थी, और जो स्प्रे था, स्प्रे का मतलब होता है, अगर आपने कभी किसी बोट में या शिप में ट्रेवल किया होगा, या नॉर्मल भी बोटिंग वगैरह की होगी, तो आपने देखा होगा जब हम पानी में बोटिंग करते हैं या इस तरह से बोट में बैठे होते हैं, तो हल्की हल्की पानी की फुहार हमारे चेहरे पे पड़ती है या बॉडी पे पड़ती है। उसको यहाँ पे स्प्रे कहा गया है। कि जो पानी, जो लहरें उठ रही थी, तो उससे जो छींटे आ रही थी इनकी तरफ, वो, और जो हवा बहने की आवाज थी, जब बहुत तेज आंधी चलती तो उसकी आवाज बहुत आती है ना, आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। वो बहुत ज्यादा कानों में चुभ रही थी, और मौसम और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही थी।
To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets, and waited. अभी थोड़ा सा मे बी किसी किसी को मुश्किल लग सकता है ये जो जिस लैंग्वेज में लिखा है, मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ कि इन्होंने बोला है कि टू स्लो द बोट डाउन। अब इन्होंने क्या कहा, भाई 8 नॉट की स्पीड से चल रही है, इतना खराब मौसम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बोट की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करेंगे। कि स्लो करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा टैकल कर सकेंगे, थोड़ा सा सामना कर सकेंगे वेव्स का। तो इन्होंने क्या किया कि स्टॉर्म जिब जो था, जो एक छोटा सा जिब लगा हुआ था, इसको उतार दिया, उसको हटा दिया वहां से, एंड लैश्ड। लैश्ड का मतलब होता है टाइटली बांध देना, किसी चीज को बहुत ही कस के अच्छे से अच्छी तरह से बांध दिया विद अ हेवी mooring रोप। मूरिंग का मतलब होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर शिप्स को बांधा जाता है। जैसे कि शिप पानी में चल रही, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसे पानी के जो तट होते हैं, यहाँ पे ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बोटमैन या जो शिप लेके चलते हैं वो इस तरह से शिप बांध देते हैं, और रात भर के लिए वेट करना है या किसी को लैंड पे थोड़ी देर के लिए जाना है वो कर सकते हैं। जैसे पार्क करते हैं ना हम लोग कार्स वगैरह, वैसे ये शिप पार्किंग जहाँ पे करते हैं। तो एक बहुत ही, अब मूरिंग रोप का क्या मतलब है कि जो शिप को साइड में खड़ा करने के लिए जिस रस्सी से शिप को बांधा जाता है कि वो पानी में कहीं बह ना जाए, वो मूरिंग रोप, वो खूब अच्छी सी हैवी सी रस्सी, उससे बांध दिया, उसको बांध दिया इन अ लूप, यानी कि गांठ लगा करके बांध दिया। कहाँ पे बांध दिया? अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है बैक ऑफ द शिप। ये जो शिप का पिछला हिस्सा होता है, बैक पोर्शन होता है, उसको स्टर्न कहते हैं। कि जो शिप का बैक पोर्शन था उसे एक हैवी सी, एक भारी सी मूरिंग के लिए जो यूज होती है वैसी रस्सी से कस के बांध दिया, लैश कर दिया, उसको अच्छी तरह से टाइटली उसमें गांठ लगा दी। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग। उसके बाद हमने दो दो बार डबल करके नॉट लगा दिया, डबल गांठ लगा दी। जैसे किसी चीज को हमें बहुत मजबूती देनी होती है तो हमें लगता है ना, सिंगल अगर हम उसमें गांठ लगाएंगे तो खुल जाएगा, तो हम उसको डबल करके बांधते हैं, तो वैसे ही डबल लैश कर दिया हर एक चीज को। वेंट थ्रू आर लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल का मतलब हुआ कि जो अब शिप पे निकले हैं ऑथर या बाकी लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसपे अपने आप को बचाना है, तो उसमें पानी जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं कि अपने आप को सेव कर सके, राफ्टिंग स्किल्स मतलब थोड़ा सा स्विमिंग की, इस तरह की जो स्किल्स होती हैं, लाइफ सेवियर स्किल्स, वो उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, ड्रिल किया मतलब प्रैक्टिसिंग किया, उसकी एक्सरसाइज की। अटैच्ड लाइफलाइंस। अटैच्ड लाइफलाइंस मतलब जो भी सिक्योरिटी जैकेट वगैरह होते हैं, जो भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, वो सब अपने में बॉडी में पहना उसको। डोंट ऑयल स्किन्स, यानी कि ऑयल स्किन्स इस तरह का कपड़ा होता है कि आप उसको पहन लें तो वाटर प्रूफ रहता है वो, कि आपके अंदर पानी नहीं जाएगा, वाटर प्रूफ से, वाटर प्रूफ जो स्किन्स होती है, वाटर प्रूफ कपड़े को डोन किया मतलब पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट लेके यानी कि पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के बैठ गए और वेट करने लगे कि अब जो भी सिचुएशन आएगी, वी विल हैंडल दैट, वील ट्राई टू हैंडल दैट। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a roaring roar and an enormous cloud towered aft of the ship. अभी कह रहे हैं कि हम अब भाई पूरी तैयारी करके, लाइफ जैकेट पहन के, ऑयल स्किन्स पहन के, सब कुछ करके बैठ गए, वेट करने लगे। और जो इम्पेंडिंग डिजास्टर था, इम्पेंडिंग का मतलब होता है कोई चीज, जैसे अड़चन, यहाँ पे लिखा हुआ है अड़चन आना, या कोई चीज अबाउट टू हैपन, कि हमें पता है कि हाँ ये चीज अब होने वाली है, तो हम उसके लिए अब बैठे हुए हैं। कि हाँ अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं और 15 मिनट होता है क्वेश्चन पेपर मिलने में, तो यू नो दैट दिस इज अबाउट टू हैपन एंड यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि ओके अब एग्जाम देना है। तो वैसे ही ये लोग भी, जो इम्पेंडिंग यानी आने वाला जो तूफान था, उसका सबसे पहला संकेत, उसका सबसे पहला इंडिकेशन कब मिला? करीब शाम को 6 बजे मिला उनको, विद इन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस का मतलब हुआ कि एक कोई चीज बुरी होने वाली है, उसके पहले, जैसे कहते हैं ना हिंदी में एक कहावत है कि तूफान के पहले की शांति, वही मतलब है यहाँ पे, कि कोई चीज जब बुरी होने वाली होती है उसकी जस्ट पहले जो एक खामोशी सी छा जाती है, जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट सी होती है, बहुत ही बुरी सी लगती है, एक अजीब सा साइलेंस होता है।
डिस्कम्फर्टिंग सा, उस तरह का वो साइलेंस था कि पता था सब लोग शांत बैठे थे कि अब तूफान आने वाला है और अब हमें उसको सामना करना है, एक डिजास्टर आने वाला है। अब क्या हुआ, शाम को 6 बजे के करीब द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. अब उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से हवा जो चल रही थी, स्ट्रॉन्ग गेल्स जो बह रही थी, वो अचानक से रुक गई, ड्रॉप हो गई। और अचानक से जो स्काई था, जो आसमान था, वो एकदम से डार्क हो गया, यानी कि बादल छा गए पूरे आसमान में। देन केम अ ग्रोइंग रोर, एक दहाड़ने जैसी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बादल गरजते हैं तो एक रोरिंग जैसी आवाज आती है कि रोर कर रहा है, कोई दहाड़ रहा है, वैसी आवाज आई। और इनॉर्मस क्लाउड, यानी कि बहुत बड़ा सा एक बादल जो था, वो शिप की एफ्ट की तरफ आने लगा। एफ्ट का मतलब भी वही होता है जो स्टर्न का मतलब होता है। ओमनियस का मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बता दिया कि कोई चीज जो इनऑस्पिशियस है, जो कोई चीज अमंगल है। ओके, एफ्ट का मतलब होता है बैक ऑफ द शिप, जो स्टर्न का मतलब होता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कई सारे वर्ड्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, मींस दे ऑल आर सिनोनिम्स। ओके, तो एक बहुत ही ग्रोइंग सी, दहाड़ सी आवाज आई बादल गरजने की, और एक बड़ा सा बादल शिप के बैक साइड में हमें आता हुआ दिखा। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. अब बोल रहे हैं कि बहुत ही डरते हुए, बहुत ही दहशत के साथ मैंने ये रियलाइज किया कि जिसको हम क्लाउड समझ रहे थे, कि गरजता हुआ बादल समझ रहे थे, वो बादल नहीं था, वो पानी की एक लहर थी। और ऐसी लहर थी जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, एकदम वर्टिकल थी। वर्टिकल कैसा होता है, दिस इज वर्टिकल। ओके, जो एकदम सीधा खड़ा होता है, दिस इज वर्टिकल, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। इस तरह से जो होता है वो हॉरिजॉन्टल है, एंड इस तरह से जो है वो वर्टिकल कहलाता है। तो एकदम परफेक्टली वर्टिकल थी वो वेव, जो थी बिल्कुल सीधी खड़ी थी। और जो बाकी की वेव्स थी, जो और पानी की वेव्स आ रही थी 15-15 मीटर ऊंची, उनकी ऑलमोस्ट डबल हाइट की थी। मतलब कोई वेव इतनी ऊंची उठ रही है तो वो और भी ऊंची, उसकी डबल हाइट की वेव थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट इस तरह से, जैसे ये वेव उठ रही है, ये लहर है पानी की, तो जो उसका टॉप पोर्शन हुआ, बिल्कुल ऊपर का पोर्शन, उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। कि उसका जो क्रेस्ट था वो बहुत ही भयानक लग रहा था, बहुत ही डरावना सा लग रहा था। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. अभी कह रहे हैं कि वो जो रोड थी, जो हल्की सी गर्जन की आवाज थी, वो अचानक से थरथराहट में थंडर में बदल गई, एकदम से कड़कने सी आवाज आने लगी, बहुत तेज आवाज आने लगी। और जो स्टर्न था, यानी कि जो शिप का वेव था, वो शिप का जो बैक साइड था, वो मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव। मतलब जो वेव थी उसके ऊपर से अचानक से बैक पोर्शन चढ़ने लगा, कि वेव ऐसे आ रही है पानी की, तो शिप जो थी वो उसी के डायरेक्शन में, बैक साइड जो शिप का था वो उसी लहर के ऊपर चढ़ने लगा। और ऑथर ने कहा कि एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद हम इसको पूरा पार कर ले जाएंगे, वेव को, पूरा ये जो शिप है ऐसे बैक से होते हुए उसको क्रॉस कर ले जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक से एक बहुत ही ट्रिमेंडस सा, ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ही विशाल, या बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत इंटेंस सा, डीप सा एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि धमाका हुआ। और उस धमाके की वजह से पूरा डेक जो था वो हिल गया। डेक मतलब आपने देखा होगा, जो शिप होती हैं, कभी आपने किसी मूवी में या वीडियो में देखा हो, या वैसे भी आप जानते हो, जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, उसमें रूम्स होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है हर चीज का। और वो पार्ट जो थोड़ा सा खाली होता है, आपने शिप्स में देखा होगा कि लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे रेलिंग टाइप की होती है, और पानी में लोग फोटोज खिंचाते हैं। तो वो जो पार्ट होता है, खाली पार्ट होता है, जहाँ पे रूम्स नहीं है या कुछ केबिन्स वगैरह नहीं बने हैं, ओपन जो होता है, एयर मतलब खुला पार्ट होता है, उस पर रूफ नहीं होती है, उसको हम डेक कहते हैं शिप का। और वहीं पे ही थोड़ा सा आगे कंट्रोल रूम होता है, जहाँ पे जो कैप्टन होता है शिप का, वो उसको शिप को आगे लेके जाता है, उसका डायरेक्शन नेविगेट करता है। तो वो जो होता है वो डेक होता है शिप का, कि पूरा डेक जो था वो हिल गया था, इतना तेज धमाका हुआ था। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and I was losing consciousness
I felt quite peaceful. टॉरेंट का मतलब होता है इस तरह का जो स्ट्रॉन्ग सा जो पानी होता है, जो पानी की स्ट्रीम आती है, यानी कि पानी की जो लहर आती है इस तरह से, तो उसको हम टॉरेंट कहते हैं। बहुत ही फास्ट और बहुत ही तेजी से जो पानी बहता है रिवर्स वगैरह में। तो ग्रीन और वाइट कलर का जो पानी था, उसकी तेज से लहर जो थी, वो जो यानी कि जो वेव थी ना, ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, जो बाकी लहरों से बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत ही वर्टिकल थी, वो उनकी पूरी शिप पे आ गई थी। और पूरा शिप पे आने के बाद पूरा डेक शिप का जो था वो हिल गया था, और पूरा जितने भी लोग थे शिप पे, सबको कहीं ना कहीं चोटें आई थी। और ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि उनका जो सिर था, वो जो व्हील था, यानी कि जो स्टेयरिंग व्हील जिसको वो कंट्रोल कर रहे थे पूरी शिप को, उस पे जाकर टकरा गया बहुत तेजी से, और वो उछल करके शिप के बाहर गिरे गिरे फ्लाइंग ओवरबोर्ड, मतलब उछल करके शिप के बाहर गिर गए। और वेव्स में, यानी कि जो पानी की लहरें थी उसमें सिंक करने लगे, यानी कि डूबने लगे। अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी आने वाली डेथ, मतलब मुझे लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा, मैं मरने वाला हूँ। तो मेरी जो आने वाली मौत थी उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और धीरे धीरे जब मैं अपना जो कॉन्शियसनेस था वो मैं लूज करने लगा, और तब मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। कहने का मतलब है कि जब वो उछल करके बोट से बाहर गिर गए, तो जो लहरें थी उसमें डूबने लग गए, और वो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके वो बेहोश होने लग गए थे, और जैसे जैसे बेहोशी उनके ऊपर छा रही थी, वो शांत महसूस कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कॉन्शियस होते हैं, जब आप होश में होते हैं, तब आप ज्यादा छटपटाते हैं। लेकिन एक बार अगर आप बेहोश हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं आप कहाँ पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप शांत महसूस करेंगे। तो वैसे ही वो भी जैसे जैसे बेहोश होने लग गए, वैसे वैसे उनको बहुत शांत महसूस हो रहा था। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, Wave Walker was near capsizing, her masts almost horizontal. अब ये कह रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही अजीब सी बात हुई एक अचानक से, कि मेरा जो सिर था वो अचानक से पानी के बाहर निकल गया। पॉप आउट मतलब अचानक, बहुत ही सडनली मेरा सिर पानी से बाहर निकल आया, और मैंने देखा कि कुछ मीटर की दूरी पे वेव वॉकर जो उनकी बोट थी, वो नियर कैप्साइजिंग थी। कैप्साइजिंग मतलब पानी में डूबना। ओके, यानी कि टर्न ओवर होने लगी थी पानी में, वो टर्न होने लग जाई थी, अपसाइड डाउन होने लग गई थी, डूबने लग गई थी ऑलमोस्ट, मतलब डूबने ही वाली थी। उसके जो मास्ट थे, मैंने आपको अभी मास्ट दिखाया था, इसमें भी आप देख सकते हैं, दिस इज द मास्ट ऑफ द शिप। वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया था, यानी कि पानी में इस तरह से उसका मास्ट हो गया था, इस तरह से उसका मास्ट हो गया था कि किसी भी टाइम बोट डूब सकती थी। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर अचानक से एक वेव आई, एक पानी की लहर आई, और उसने उसको सीधा कर दिया। यानी कि वो ऑलमोस्ट डूबने लगी थी, मास्ट भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया था कि कभी भी डूब सकती है। अचानक से दूसरी साइड से एक वेव आई, एक पानी की लहर उठी, और उसने सीधे पलट के खड़ा कर दिया बोट को, और वापस से वो सीधी हो गई। ओके, माई लाइफ लाइन जर्ग टाउट। टाउट का मतलब ओके, हर्ल्ड का मतलब हम देख लेते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से फेंकना, वेग से फेंकना, मतलब बहुत स्पीड से फेंक देना और बोट को सीधा कर दिया। और लाइफ लाइन जो थी उनकी, वो जर्ड टाउट। टाउट का मतलब होता है इस तरह से बांध देना। ओके, बहुत ही टाइटली किसी चीज को, जैसे मैंने आपको बताया था लैशिंग का मतलब होता है, वही मेन टाउट का मतलब होता है कि उनकी जो लाइफ लाइन थी, यानी कि जो जैकेट थी, वो भी टाउट सी हो चुकी थी, जर्ग्ड टाउट, खराब सी हो गई थी। तो जो ऑथर थे, उनकी लाइफ जैकेट वगैरह सब खराब हो गई थी, उसकी जो टाइटली बंधी हुई थी वो भी लूज हो गई थी, और वो ज्यादा देर तक नहीं बच सकते थे पानी में। तो अचानक से ऑथर ने क्या किया, उन्होंने जो गार्ड रेल्स थे शिप के, उसको पकड़ लिया। ग्रैब करना मतलब पकड़ लिया। गार्ड रेल्स क्या होता है, आपने देखा होगा शिप्स में एक रेलिंग सी लगी होती है, बहुत से लोग वहां पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, पोजेस देते हैं। तो उसको पकड़ के पानी की जो जो शिप की रेलिंग थी उसको किसी तरह ग्रैब करके, और वापस से वो वेव वॉकर में, यानी कि अपनी शिप के मेन बूम में आकर के उन्होंने अपने आप को किसी तरह से वापस शिप पे कर लिया। मेन बूम का क्या मतलब होता है, बूम का मतलब होता है जो मेन पार्ट होता है शिप का, जो जो जहां पे पूरा वायर का स्ट्रक्चर होता है या रस्सी वगैरह होती है, वो पार्ट पे उन्होंने किसी तरह बस शिप को पकड़ के और शिप के अंदर अपने आप को ढकेल दिया। Subsequent waves tossed me around the deck like a
Rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave, and hung on. तो अब ऑथर कहते हैं कि जो लगातार बाद में जो वेव्स आ रही थी वो मुझे लगा, मतलब एक वेव आई उससे शिप पूरे खराब सी हो गई। अब लगातार वेव्स आती जा रही थी और पानी शिप में भरता जा रहा था। तो बोली जो सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में, कि बाद में जो वेव्स आ रही थी डेक पर लगातार पानी भर रहा था, वो मुझे एक रैग डॉल की तरह इधर से उधर टॉस कर रही थी। रैग का मतलब होता है इस तरह से फटा पुराना चिथड़ा जिसको कहते हैं, कि जैसे कोई फटे पुरानी गुड़िया हो, पुरानी सी कूड़े में पड़ी गुड़िया हो, वैसी वो मुझे टॉस कर रहे थे, यानी कि इधर उधर फेंक रहे थे। एक वेव आई तो उधर उधर चला गया, दूसरी वेव आई तो इधर, लगातार वो डेक पे इधर से उधर रोल कर रहे थे। उनकी जो पसलियां थी, जो रिब्स थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी लेफ्ट साइड की। उनका जो मुंह था वो ब्लड से पूरा भर गया था और टूटे हुए दांतों से, यानी कि उनके सब दांत टूट गए थे। लेफ्ट साइड की जो पसली थी वो टूट गई थी, क्रैक हो गई थी उसमें, और पूरे मुंह में खून भर गया था, टूटे हुए दांतों से भर गया था, जो उनका माउथ था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। समहाउ आई फाउंड द व्हील। अब वो कहते किसी तरह बस मैंने व्हील पकड़ा, मुझे किसी तरह से व्हील मिल गया शिप का। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और वो पकड़ करके जो मैंने स्टर्न था, यानी कि जो शिप का बैक पोर्शन था, उसको किसी तरह से एडजस्ट किया कि शिप की एक पोजीशन बनाई आगे बढ़ने के लिए, और नेक्स्ट वेव का सामना करने के लिए मैं एकदम तैयार हो गया कि अब कुछ ना कुछ आगे करना ही होगा, क्योंकि अगर पानी लगातार शिप में बढ़ता चला गया तो बहुत लंबे समय तक वो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन थी। अब आगे वो क्या कहते हैं, water water everywhere, I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब वो कहते हैं चारों तरफ पानी था, पानी पानी, हर जगह पानी ही पानी था। और मुझे ये फील हो रहा था, मुझे ये समझ में आ रहा था कि शिप का जो नीचे का हिस्सा है वहां पे पानी भर गया है। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को, जो स्टेयरिंग व्हील था शिप का, उसको छोड़ करके जाऊं और जाके इन्वेस्टिगेट करूं, जाके देखूं कि कहाँ पानी भरा है, कितना पानी भरा है। वो करने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर मैंने व्हील छोड़ दिया तो पूरी शिप वापस से डगमगाने लग जाएगी और उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आप इसको कार से रिलेट कर सकते हैं कि अगर कार की स्टेयरिंग जो है किसी ने छोड़ दी, किसी चीज ड्राइवर ने, और कुछ और देखने लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार इधर उधर चली जाएगी या कहीं भी जाकर के लड़ सकती है। तो स्टेयरिंग को संभालना बहुत जरूरी है। तो वही ऑथर भी कह रहे थे कि मुझे लग तो रहा था कि शिप में पानी कहाँ भर गया, मैं जाके देखूं, पर व्हील को छोड़ करके जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. अब वो कहते हैं कि अचानक से मैं वही सोच रहा था कि क्या करूं, वो दुविधा में थे। सामने से अचानक से फ्रंट हैच ओपन हुआ। हैच मतलब डोर, सामने का दरवाजा अचानक से खुला। थ्रोन ओपन मतलब अचानक से झटके से किसी ने खोल दिया, और सामने कौन दिखा, उनकी वाइफ मेरी आती हुई दिखी। और उन्होंने आके आते ही चिल्लाते हुए कहा कि वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। जो हमारी डेक्स हैं वो पूरी तरह से स्मैश हो चुकी है, यानी कि पूरी तरह से टूट चुकी है, और हम वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी कि हम पूरी तरह से पानी में भर चुके हैं, हमारी जो शिप है। तो जो ऑथर थे वो चिल्लाए और उन्होंने कहा टेक द व्हील, यानी कि तुम आओ और व्हील संभालो, ताकि वो नीचे जाकर के इन्वेस्टिगेट कर सके कि कहाँ पानी भरा है, और चीजों को देख सके। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है, ओके, अबैंडन मीन्स एज आई टोल्ड यू, छोड़ देना, कि छोड़ करके नहीं जा सकते थे। एंड स्क्रैम्बल्ड मतलब होता है कोई हड़बड़ी में जाना, कि उन्होंने कहा टेक द व्हील। उन्होंने मेरी को कहा कि तुम व्हील संभालो, और जल्दी से हड़बड़ी में वो हैच की तरफ, यानी कि डोर की तरफ बढ़े, कि आगे जाकर के देखे कि शिप में क्या हो रहा है। Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles, the whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. अब लैरी और हर्ब जो उनके साथ में आए थे, वो अमेरिका से थे और वो स्विस एथनिसिटी के थे।
तो लैरी और हर्ब भी पानी को लगातार पंप कर रहे थे, यानी कि जब उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने देखा कि लैरी और हम पंप कर रहे हैं पानी लगातार, मैडमैन की तरह, एकदम पागलों की तरह वो बस पानी बाहर किए जा रहे हैं, पंप आउट किए जा रहे हैं। जो ब्रोकन टिम्बर्स थे, टिम्बर्स का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं ना वुडन प्लैंक्स, ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं इनको प्लैंक्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्ड डंडे जैसे आपको दिख रहे हैं। और जो ये जो टिम्बर्स हैं, टिम्बर्स मतलब हुआ वुडन प्लैंक्स, जिसको हम शिप का फ्रेम बनाने के लिए यूज करते हैं। शिप का फ्रेम मतलब क्या हुआ कि शिप का जो मेन स्ट्रक्चर है बॉडी का, स्केलेटन जिसको कह सकते हैं शिप का, उसको वो इस तरह से कुछ दिखता है, फिर उसके ऊपर बाकी वुडन का पूरा स्ट्रक्चर लगता है और उसके बाद शिप पूरी बनती है। तो ये जो होता है वो एक तरह से स्केलेटन हो गया शिप का। तो टिम्बर्स जो थे, यानी कि जो पूरा शिप का ये जो वुडन वाला स्ट्रक्चर है, ये एकदम से टूट चुका था। हंग एट क्रेजी एंगल्स मतलब कि ये जो प्लैंक्स दिख रहे हैं आपको वुड के, ये अलग अलग तरह के टेढ़े मेढ़े एंगल में टंगे हुए थे, यानी कि कोई ऐसे पड़ा हुआ था, कोई ऐसे पड़ा हुआ था, अलग अलग टाइप के एंगल्स में वो टंगे हुए थे। पूरा जो स्टारबोर्ड साइड था, स्टारबोर्ड साइड मतलब कोई एक लेफ्ट या राइट साइड जो भी होगा, स्टारबोर्ड साइड जो था वो अंदर की तरफ बल्ज हो गया था। बल्ज का मतलब होता है उभार, कि उभर आना कोई चीज, कि वो अंदर की तरफ उभर के आ गया था, एकदम जैसे अंदर की तरफ उभरा हुआ दिख रहा था। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, जो भी सामान था, स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। स्लॉश का मतलब होता है छपाक की जो आवाज होती है, पानी में आपने सुना होगा ना, छप छप की आवाज आती है, उसको स्लॉश करना कहते हैं। कि ये जो जितनी भी क्रॉकरी, क्लोथ्स, टॉयज, ये सारा जो सामान था वो डीप वाटर में, यानी कि जो पानी पूरे शिप में भर गया था, उसमें छप छप करके आवाज के साथ पूरे शिप पे तैर रहा था। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, मैं वो अपने लिए बता रहे हैं ऑथर कि मैं आधा तैरते हुए आधा किसी तरह क्रॉल करते हुए, क्रॉल का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो घुटने पे चलते हैं ना, उसको क्रॉलिंग कहते हैं, कि किसी तरह बस हाफ क्रॉल करते हुए आधा तैरते हुए मैं किसी तरह बच्चों के केबिन की तरफ गया, ये देखने के लिए कि बच्चे सही सलामत हैं या नहीं। Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. अब ऑथर जब अपने बच्चों के केबिन की तरफ गए तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोग ठीक हो? तो उन्होंने अपर बंक मतलब आपने देखा होगा, बंक बेड कभी देखा है आपने, इस तरह से सीढ़ियां होती हैं, एक नीचे बेड होता है और एक ऊपर बेड होता है और साइड में सीढ़ियां लगी होती हैं। बच्चों के लिए जनरली यूज होता है कि नीचे एक बच्चा सोता है और सीढ़ी चढ़ करके दूसरा बच्चा ऊपर सोता है। अडल्ट्स के लिए भी होते हैं, बहुत सारी जगह पे बंक बेड्स होते हैं। तो अपर बंक पे दोनों बच्चे थे और उन्होंने कहा हाँ हम लोग ठीक है। लेकिन फिर सू ने कहा, जो उनकी बेटी थी, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा जो सिर है वो थोड़ा सा दुख रहा है, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और उसने किस तरफ इशारा किया कि उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा बम्प, यानी कि थोड़ा सा वो सूज गया था, सूजा हुआ हिस्सा था, उभर के आ गया था। बम्प मतलब उभार सा हो गया था, फोड़ा सा निकल आया था। लेकिन औसा कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बम्प्ड हेड यानी कि सूजे हुए सिर के बारे में चिंता करूं। इस समय मेरा मेन फोकस था कि किसी तरह सिचुएशन से सबको बचाना और जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। Okay. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on the deck. अभी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी जरूरी सामान था, हैमर लिया, यानी कि हथौड़ी ली, स्क्रू वगैरह लिए, पेंच वगैरह लिए, और कैनवस लिया। कैनवस भी एक कपड़ा काइंड ऑफ होता है जिसको आप बांधते हैं, जिसे जिब हुआ, और उससे शिप का डायरेक्शन पता करते हैं। तो वो सारा सामान लेकर के वो वापस से, आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक, भी वापस से डेक पे आए विद द स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन। स्टारबोर्ड साइड आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये शिप है, ओके, दिस इज अ शिप, ये मैंने फ्रंट से दिखाया, नॉट लाइक दिस, ये उसका अलग पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये एक साइड है, मान लीजिए राइट साइड है शिप का, ओके, तो उधर वाला साइड लेफ्ट साइड हुआ। फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है शिप का, तो ये लेफ्ट साइड हुआ। तो एक जो साइड था शिप का, राइट या लेफ्ट साइड कोई भी एक, वो उसको ये स्टारबोर्ड साइड कह रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, वो हमें आगे पता चलेगा। इट वॉज बैश्ड ओपन, यानी कि वो पूरी तरह से बैश हो चुका था, एकदम टूट फूट चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। हर एक वेव, हर एक लहर जो उनकी ब्रोक ओवर अस मतलब जो झटके से
पूरी तरह से उनकी शिप में आ रही थी, अब हर एक लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था और उसको बाहर निकालना एक चैलेंज बनता चला जा रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी विल श्योरली सिंक। अब वो आगे कहते हैं कि अगर अभी इस समय पे हमने रिपेयर नहीं किया और शिप को थोड़ा बहुत काम चलाऊ जोड़ा नहीं, तो बहुत पक्की बात है कि ये शिप डूब जाएगी और हम सब मर जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब ये आगे क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि किसी तरह मैंने कैनवस को स्ट्रेच किया, यानी कि वो जो कपड़ा था उसको स्ट्रेच करके फैलाया, एक वाटरप्रूफ हैच को सिक्योर किया, यानी कि वाटरप्रूफ जो हैच थी उसको किसी तरह बांधा अक्रॉस द गैपिंग होल्स, यानी कि जो गैप हो गए थे शिप में, जगह जगह जो होल्स हो गए थे जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था, उसको वाटरप्रूफ किसी मटेरियल से कवर किया, सिक्योर किया, और कैनवस बांधा, यानी कि जिब जिसको हम कह सकते हैं, उसको बांध दिया ताकि शिप का डायरेक्शन पता चल रहे और शिप थोड़ा सा टाइटली उसको बांधे ताकि शिप को एक दिशा मिल सके। कुछ जो पानी था वो लगातार अंदर आ रहा था, लेकिन ज्यादातर जो पानी था वो साइड से डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी कि जब उन्होंने वाटरप्रूफ हैच लगा दिया, जो होल्स जो थे उनको भर भर दिया, तो क्या हुआ कि तब भी पानी कुछ तो अंदर आ रहा था, क्योंकि वो एक टेम्परेरी तौर पे किया था, लेकिन ज्यादातर पानी डिफ्लेक्ट हो रहा था। डिफ्लेक्ट का मतलब है जैसे एक सीधे डायरेक्शन में जा रहा है या पानी आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी कि उसका डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो रहा था, देख सकते हैं आप, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था और साइड से पानी बाहर की तरफ निकलता जा रहा था। ज्यादा प्रॉब्लम्स कब अराइज हुई, कब ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, जब उनके जो हैंडपंप्स उनके साथ थे वो स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, वो ब्लॉक होने लग गए। किस चीज से? डेब्रिस से। डेब्रिस का मतलब होता है इस तरह का जो मलबा जिसको हम कहते हैं, या टूटी फूटी चीजों का, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी टूटी फूटी चीजें ऐसी पड़ी रहती हैं, डिस्ट्रॉय हो गए मटेरियल, उसके बिखरे हुए जो टुकड़े होते हैं ऐसी इस तरह से मलबा पड़ा रहता है, उसको डेब्रिस कहते हैं। कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब अराइज हुई कि जो हैंडपंप्स उनके साथ थे वो ब्लॉक हो गए, किस वजह से? जो डेब्रिस, यानी कि जो पूरे में सामान मलबा टाइप का फैल गया था, वो पूरे में फ्लोट करा था, यानी कि टॉयज, चार्ट्स, क्लोथ्स, ये सब जो टूटे फूटा सामान, सब सामान भी टूट चुका था उनका, तो उसका जो डेब्रिस था वो पूरे में केबिन्स में, केबिन्स मतलब जो रूम्स बने हुए थे उन सब में वो बह रहा था। उसकी वजह से जो हैंडपंप्स थे वो सब जाम हो गए थे, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, वो खराब हो गया था पूरी तरह से। The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor. ओके, तो अभी कह रहे हैं कि जो वाटर लेवल था, जो पानी का जो स्तर था, वो लगातार बहुत ही थ्रेटनिंगली, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा था। और डेक पर, बैक ऑन द डेक, उन्होंने क्या देखा कि दो स्पेयर हैंड पंप्स है उनके पास, यानी कि दो एक्स्ट्रा हैंड पंप्स उनके पास थे। भाई दो हैंड पंप्स तो जाम हो गए थे डेब्रिस की वजह से, और जो इलेक्ट्रिकल पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। फिर उन्होंने किसी तरह बैक जब गए वो डेक पे, और सब वो एकदम डेस्परेटली ढूंढ रहे थे चीजें, तो उनको दो एक्स्ट्रा हैंड पंप्स दिख गए, हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। रेंज्ड का मतलब होता है आपका किसी चीज को बहुत ही झटके से जब हम खींच लेते हैं, झटके से खींचना, कि दो एक्स्ट्रा जो हैंड पंप्स थे वो झटके से खिंच गए थे, ओवरबोर्ड हो गए थे, अलोंग विद द फोरस्टे सेल, द जिब एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर। डिंगीज इस तरह की छोटी छोटी शिप्स होती है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी जो शिप होती है उसके आगे इस तरह की छोटी छोटी सी शिप्स भी अटैच होती हैं, की जरूरत पड़ने पर काम आएगी, या छोटी छोटे हिस्से में अगर किसी चीज को ढूंढना है, जो शिप पे लोग हैं, या किसी चीज को देखना है, तो वो इन छोटी बोट्स का इस्तेमाल करके आसपास के एरिया में होकर के वापस से मेन शिप में आ सके। तो वो ये जो छोटी शिप्स हैं इनको डिंगीज कहते हैं। कि वो झटके से खिंच गए और ओवरबोर्ड हो चुकी थी। किन किन चीजों के साथ? जो फोरस्टे सेल था, जो उनका एक और सेल था, कपड़ा जो जिसको लगाते हैं, जो एक और जिब था,
डिंगीज और मेन जो एंकर था, एंकरिंग मतलब कि गाड़, आपने देखा होगा एंकर होता है, उसको गाड़ देते हैं और उससे शिप बांध देते हैं ताकि शिप मजबूती से अटैच रहे, वो एंकर उसको कहते हैं। कि मेन एंकर के साथ ये सारी चीजें रेंच हो चुकी थी, खिंच चुकी थी। Then I remembered we had another electrical pump under the chart board, under the chart room floor. I connected it to the outpipe and was thankful to find that it worked. अब वो ये सब जितनी भी परेशानी का सामना सबको करना पड़ रहा था, अचानक से जो ऑथर थे उन्होंने कहा कि मुझे अचानक से याद आया कि हमारे पास एक दूसरा भी इलेक्ट्रिक पंप है। यानी कि एक इलेक्ट्रिक पंप तो शॉर्ट सर्किट हो गया, एक और इलेक्ट्रिक पंप हमारे पास है जो कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे रखा हुआ है। ओके, तो वो जल्दी से वहां गए और उन्होंने उस इलेक्ट्रिक पंप को आउटपाइप के साथ जोड़ दिया। आउटपाइप का क्या मतलब हुआ कि शिप में एक पाइप ऐसा लगा हुआ है जिसमें कि अगर शिप में पानी भर जाए तो उस आउटपाइप से वापस से समुद्र में पानी चला जाए। ओके, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा किचन सिंक होता है, उसमें पानी बाहर की तरफ जाता है, यानी कि एक ऐसा पाइप जिससे पानी बाहर की तरफ जाए, वापस से नदी में या समुद्र में चला जाए। तो एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप उन्होंने देखा, उसको आउट पाइप से जोड़ दिया। और बहुत ही इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, ये देख के कि वो काम कर रहा था, वो इलेक्ट्रिकल पंप वो खराब नहीं हुआ था। तो अब उससे क्या होगा कि आउट पाइप से उसको इलेक्ट्रिक पंप को जोड़ दिया, तो पंप जो है इलेक्ट्रिक पंप वो पानी खींचेगा जो शिप के अंदर भर गया है, और आउट पाइप से उसको पानी को बाहर निकाल देगा और वापस से समुद्र में फेंक देगा। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, staring, and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. अब वो कह रहे हैं कि पूरी रात जो थी वो बीत गई किसमें, ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, यानी कि लगातार बिना रुके बिना एंड किए लगातार उन्होंने क्या किया, एक रूटीन फॉलो किया, पूरी रात उसी में निकल गई। और वो रूटीन क्या उन्होंने फॉलो किया, पंप करने का यानी कि पानी खींचने का, पंप और बाहर निकालने का, स्टेयरिंग यानी कि जो स्टेयरिंग होती है शिप की वो संभालने का, डायरेक्शन देने का, और रेडियो पे काम करने का। रेडियो मतलब ये वो एफएम रेडियो नहीं, रेडियो पे काम करने का मतलब है कि रेडियो सिग्नल से किसी से कांटेक्ट करने का कि कोई हमारी मदद के लिए यहाँ आ सके, कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमारी प्लीज मदद के लिए थोड़ा सा एड्स भेज दीजिए, हेल्प भेज दीजिए। कि लगातार पूरी रात सबने मिलके यही काम किया कि किसी ने पानी पंप करने का काम किया, बाहर निकालने का, किसी ने स्टेयरिंग संभाला, और कोई लगातार रेडियो पे वर्क कर रहा था कि सुन सक कि किसी से कनेक्ट हो जाए तो मदद मांग सके। लेकिन फिर आगे फर्दर ऑथर ने क्या कहा कि हमें हमारे मेडे कॉल्स के कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहे थे। मेडे कॉल्स का क्या मतलब होता है, जैसे आप अगर जो लोग शिप से ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो या मर्चेंट नेवी हो, या वैसे भी अगर जैसे ये लोग हैं, ये दोनों में से किसी नेवी को बिलोंग नहीं करते, ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ वॉयज पे निकले हैं, तो जो भी अपनी जर्नी एयर के थ्रू या शिप के थ्रू करता है, तो इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल होता है ये, कि इंटरनेशनली कहीं पे भी लग सकता है। डिस्ट्रेस कॉल का मतलब होता है पैनिक कॉल, कि हम ऐसी जगह पे फंस चुके हैं और अभी हमें इमरजेंसी की जरूरत है, अभी हमको तुरंत लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा सिचुएशन आ गई है यहाँ समुद्र में या एयर में, और हमको प्लीज मदद के लिए तुरंत हेल्प भेजिए। उसके लिए ये पैनिक कॉल या डिस्ट्रेस कॉल होता है, मुसीबत में पड़ने के समय फोन करना है उसको, उसको मेडे कॉल्स कहते हैं। कि हमारी मेडे कॉल्स को भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, कहीं से भी कोई उसका जवाब नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, विच इज नॉट सरप्राइजिंग। और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें रिप्लाईज नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जहां पे हम थे वो बहुत दुनिया का बहुत ही रिमोट कॉर्नर था, यानी कि बहुत ही दूर दराज का हिस्सा था, पूरी दुनिया से अलग थलग था, और वहां पे सिग्नल्स मिलना या रेडियो वाइब्रेशंस को मैच होना बहुत ही मुश्किल था। और यही कारण था कि कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई टावर वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से उनका जो मेडे कॉल्स वो कर रहे थे वो किसी तक पहुंच ही नहीं रहे थे, तो कोई क्या रिप्लाई करेगा। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. अब जो सू उनकी बेटी थी उसका पूरी तरह से हेड, जो सर था वो सूज गया था। अलार्मिंगली मतलब बहुत खतरनाक तरीके से वो सूज गया था कि कुछ भी हो सकता था, बहुत ही बुरी उसकी कंडीशन हो गई थी जो उनकी बेटी थी। दो बड़ी बड़ी
काले काले, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी और खूब बड़ी सूज गई थी। और उसने क्या दिखाया कि उसकी जो आर्म्स थे, उसकी जो बाहें थी, उस पे बहुत ही गहरे गहरे से घाव हो गए थे, कट हो गया था। ये सब सू ने उनको दिखाया। तो जब ऑथर जो थे उन्होंने पूछा कि उनकी, और सू ने क्यों उनको पहले नहीं बताया अपनी ये सब चोटों के बारे में, तो सू ने कहा कि जब आप हम सब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सो यू कैन इमेजिन अ 7 year old गर्ल, उसके अंदर इतनी समझदारी है कि वो देख रही है कि किस हालात में उसके मम्मी पापा हैं, और वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बुरी सिचुएशन है। तो उसने कहा कि इतना प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी उसने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। तो अभी एक फर्स्ट जो हाफ है, फर्स्ट लेग जो है हमारे चैप्टर का, वो फिनिश हुआ है। अब लेट्स कंटिन्यू। By morning on 3rd January, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, okay, अभी पहले इतना देख लेते हैं। अब ये सारी जो भी इनॉर्मस जो ये सारी चीजें हुई थी कि पानी भर गया था और ऑथर जो डूब रहे थे, ये सारी चीजें 2 जनवरी की थी। जब 3 जनवरी आई, मतलब एक दिन में इतना कुछ हो गया। अब 3 जनवरी की सुबह क्या हुआ कि पंप, जो इलेक्ट्रिक पंप उन्होंने आउट पाइप से कनेक्ट किया था, उस पंप से जो पानी का स्तर था, पानी का जो लेवल था उनकी शिप में, वो अंडर कंट्रोल आ गया था, यानी कि काफी कम हो गया था। आउट पाइप से काफी पानी उन्होंने शिप से बाहर निकाल दिया था। तो अभी भी पानी था थोड़ा सा, लेकिन अब कंट्रोल में आ गया था। और अब इतना, इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की स्थिति में वो लोग आ गए थे कि 2-2 घंटे का रेस्ट बारी बारी से सब ले सकते थे। इन रोटेशन मतलब कि बारी बारी से, कि अभी किसी ने 2 घंटे आराम किया, बाकी लोग काम कर रहे हैं, फिर कोई एक जाके काम करेगा, दूसरा आराम करने जाएगा, तो इसी तरह से बारी बारी से 2-2 घंटे का रेस्ट सब लोग कर सकें। सिचुएशन इतनी कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको पता था कि कहीं पे बिलो द वाटर लाइन, यानी कि शिप में कहीं नीचे की तरफ, वाटर लाइन के पास में बहुत ही ट्रेमेंडस सा लीक है, बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही डीप लीकेज हो रहा है, कहीं होल है कहीं से, और पानी लगातार लीक कर रहा है। और और सिचुएशन वर्स है क्योंकि शिप की डूबने का चांस है। और जब उन्होंने चेक किया, ऑन चेकिंग क्या देखा, आई फाउंड that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब उन्होंने कहा, क्या कहा कि 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही ट्रेमेंडस सा, बहुत ही पावरफुल सा लीकेज हो रहा था शिप की में, कहीं नीचे के हिस्से में। तो जब चेक किया तो उन्होंने कहा, ऑथर ने, कि मैंने क्या देखा कि जो बोट का मेन रिब फ्रेम्स है, रिब फ्रेम्स मैंने आपको दिखाया था, जो इस तरह से वुडन प्लैंक्स टाइप के आपने देखे थे, जिसको मैंने स्केलेटन ऑफ द शिप कहा था। इस तरह से वो बने हुए थे कि जो पूरे रिब फ्रेम्स थे, पसलियों जैसा देखने में वो था, वो इसीलिए यहाँ पे रिब का यूज हुआ है कि जो फ्रेम था वो पूरी तरह से टूट चुके थे। स्मैश मतलब टूट के चकनाचूर हो जाना। डाउन टू द कील, कील होता है ये, जैसे आपकी बोट है, बोट या शिप है, उसका जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है। तो वो जो पूरा जो शिप का स्ट्रक्चर था, उसका जो स्केलेटन काइंड ऑफ था, वो पूरा चकनाचूर होकर के कील तक, शिप के नीचे वाले पोर्शन तक पहुंच चुका था। और इस वजह से पूरी बोट जो थी वो नीचे से एकदम टूट चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो बहुत ज्यादा चांसेस था कि कभी भी शिप जो है वो डूब सकती है। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ अ स्टारबोर्ड हल। अभी कह रहे हैं कि वो जो आउटर हल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो आउट आउट वाला स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्ट्रक्चर है कि ये जो है ये हल है शिप का। तो ये जो कह रहे हैं कि जो स्टारबोर्ड साइड था शिप का, उसका पूरा जो सेक्शन था वो किसी भी चीज पे टिका हुआ नहीं था, बस खोखले कुछ कबर्ड के पार्टीशंस थे। आपने देखा होगा कि शिप्स वगैरह में मैंने आपको बताया ही था कि रूम्स वगैरह नॉर्मल रूम्स जैसे होते हैं, और उसमें कबर्ड्स वगैरह भी बने होते हैं। जो कबर्ड के लिए पार्टीशन वगैरह होता है, बस वो टिका हुआ था। उसके अलावा सारा जो स्ट्रक्चर था, जो फ्रेम वगैरह बने हुए थे शिप के, वो पूरी तरह से चकनाचूर होकर के ढह चुके थे। तो बहुत बुरी हालत हो रही थी शिप की। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट,
but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. अब इन्होंने कहा जो पहली वेव जो हिट करी थी, जो एकदम ऑलमोस्ट वर्टिकल थी ना, और सबसे पहले वो जिस वेव ने हिट किया था, जिसकी वजह से ऑथर उछल के बाहर गिर गए थे, वो हुए उस वेव को हिट किए हुए 15 आवर्स बीत चुके थे, 15 घंटे हो चुके थे। लेकिन बहुत मेहनत की थी वेव वॉकर को सही रखने की, लेकिन वेव वॉकर जो था वो इतना ज्यादा टूट चुका था कि वो इतना समर्थ नहीं था, यानी कि वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस, मतलब कि वो इतना अपने आप को रोक के, जो बोट थी वो ऐसे डैमेज हो चुकी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक हमको ले जाए जहां हमें जाना है। अभी फर्स्ट जो सेकंड लेग हमने शुरू किया है, तो वो उसके लिए जो हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, केप टाउन जा रहे हैं, वहां तक हमको पहुंचाने में वो समर्थ नहीं थी, वो डैमेज हो चुकी थी और इतना मजबूती उसमें नहीं थी कि वो हमको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई एम सॉरी, केप टाउन नहीं, नॉट केप टाउन, बट या ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए हमको वो एलिजिबल नहीं थी अभी वे वॉकर। आई चेक द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। अब ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने चार्ट्स वगैरह देखे, जो मैप वगैरह लेकर के वो चल रहे थे उसमें देखा, और उन्होंने कैलकुलेट किया कि ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ कुछ 100 किलोमीटर्स, कुछ ही 100 किलोमीटर्स होंगे, वहां पे दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, दो छोटे छोटे से द्वीप हैं, जिनको हम हिंदी में द्वीप कहते हैं, इंग्लिश में आइलैंड्स कहते हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो अगर किसी तरह वहां तक पहुंच गए तो थोड़ा सा चांस है कि शिप ठीक हो सकती है और सबकी जानें बच सकती हैं। तो ये कैलकुलेशन, ये अंदाजा ऑथर जो थे वो उन्होंने लगाया। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। अब वो जो दो आइलैंड्स थे उनमें से एक का नाम है आइल एम्स्टरडैम, ये नाम था आइलैंड का। वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, यानी कि वो जो आइलैंड था वो फ्रांस की प्रॉपर्टी था और फ्रेंच लोगों का वहां पे साइंटिफिक बेस था। जो साइंटिस्ट थे वो वहां आकर के, बहुत ही एक रिमोट एरिया में आकर के, वो थोड़ा सा शांत होकर के वहां पे अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज करते थे। तो आइल एम्स्टरडैम नाम की जगह जो थी, जो आइलैंड था, वहां पर उन्होंने सोचा कि किसी तरह अगर हम यहाँ पहुंच जाए तो हम बच सकते हैं। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ओशन है, ओके, ये बहुत लंबा सा ओशन है, तो पिन प्रिक्स मतलब हुआ ये, मतलब एकदम छोटा सा पॉइंट कहीं, बिल्कुल इतने बड़े से ओशन में ये जो दो आइलैंड्स थे वो इस, ये बड़ी सी चीज में ये इसके बराबर है। यानी कि इतना बड़ा समुद्र है, उसमें छोटे छोटे दो आइलैंड्स एकदम पिन प्रिक्स की तरह थे, दो डॉट्स की तरह थे, जिसको ढूंढने का मतलब है, जैसे हिंदी में कहावत है, भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, जितना उसको मुश्किल था कि इतने बड़े से ओशन में वो एक आइल एम्स्टरडैम ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से ढूंढना ही था अगर सरवाइव करना था तो। बट अनलेस द winds एंड seas abated, so we could host sails, our chances would be slim indeed। अभी कह रहे हैं कि जब तक सीज और विंड अबेट नहीं हो जाती। अबेट का क्या मतलब होता है? अबेट का मतलब होता है आपका, जो उनकी तीव्र, जितनी तेजी से वो बह रही हैं थोड़ी सी हल्की हो जाए, यानी कि लेस इंटेंसिव हो जाए थोड़ा सा। जो उनकी इतने फोर्स के साथ है, इतनी पावरफुल जो विंड्स या वेव्स आ रही हैं, वो थोड़ी सी लेस पावरफुल हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता और हम अपनी सेल को होस्ट नहीं कर सकते, होस्ट मतलब ऊपर उठाना किसी चीज को, जैसे फ्लैग होस्ट करते हैं ना 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो क्या करते हैं कि फ्लैग को ऊपर उठाते हैं, है ना। तो जब तक हम ऊपर नहीं उठा देते अपनी सेल को, यानी कि मैंने आपको बताया ही था कि शिप जो होती है इस तरह से, उसमें ये मास्ट हुआ, और यहाँ पे इस तरह का जो कपड़ा लगता है उसको हम होस्ट करना कहते हैं, सेल होस्ट करना इसी को कहते हैं, कि वो करना जरूरी था जिससे हमको डायरेक्शन पता लग सके। और दूसरा, जब तक सीज जो वेव है पानी की और जो हवा बह रही है वो थोड़ी सी शांत नहीं हो जाती, हमारे जो चांसेस हैं ये आइल एम्स्टरडैम मिलने के, ये स्लिम है, यानी कि ये बहुत कम ही है। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी का क्या मतलब होता है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक या सपोर्टिंग इंजन जो था, जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट होता है, कोई एरोप्लेन है, मान लीजिए कोई प्लेन है या शिप है, उसमें एक मेन इंजन होता है और एक सपोर्टिंग इंजन होता है, कि समहाउ अगर मेन इंजन खराब हो गया या फंक्शन करना अचानक से बंद हो गया, तो ऑक्सिलरी इंजन को या सपोर्टिंग इंजन को चला देते हैं,
सब्स्टिट्यूट जैसे कहते हैं ना, सब्स्टिट्यूट इंजन को, कि कम से कम चलता रहे एयरक्राफ्ट, या एकदम से वो गिरे ना, वही चीज शिप में होती है। तो उन्होंने कहा कि वो जो ग्रेट वेव आई थी जिसने सब तहस नहस कर दिया था, उसकी वजह से जो उनका एक सपोर्टिंग इंजन था वो आउट ऑफ एक्शन हो गया था, यानी कि वो पूरी तरह से खराब हो गया था। अब ये 3 जनवरी की बात हो गई कि 3 जनवरी को ऑथर ने कहा कि भाई अगर आयल एम्स्टरडेम मिल जाता है तो हमारी जो चांसेस हैं वो थोड़े से सर्वाइवल के हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना बोट की इस हालत के साथ एकदम ही नामुमकिन था। अब 4 जनवरी की बात आती है। ऑन 4 जनवरी, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on our main mast. अब उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को क्या हुआ कि लगातार 36 घंटों तक, 36 आवर्स तक लगातार पानी पंप करने के बाद, बाहर फेंकने के बाद, अब पानी केवल कुछ सेंटीमीटर्स तक ही रह गया था। जो वाटर लेवल था वो बस अब कुछ सेंटीमीटर्स तक का रह गया था। तो अब ऐसी सिचुएशन थी कि अब जो पानी अंदर आ रहा था, हमें केवल उसी को बाहर निकालना था। जो ऑलरेडी पानी था उससे हमने किसी तरह से, मतलब सिचुएशन को, वो कुछ ही सेंटीमीटर रह गया था, तो अब इतना नहीं था। यानी कि ऑलरेडी पानी भरा है और वेव्स आती जा रही, तो जब पहले पहले का पानी निकालेंगे तभी ना सिचुएशन कुछ तो कंट्रोल होगी। तो अब जाकर के 36 घंटे तक पानी निकालने के बाद, अब जाकर के जो वो पानी का लेवल था, पहले का जो पानी भरा हुआ था, वो अब जाकर के कुछ सेंटीमीटर तक पहुंचा था। अब जो बस पानी अंदर, तुरंत तुरंत का पानी अंदर आ रहा था, उसको बस वो लोग बाहर किसी तरह पंप कर रहे थे, और बस एक किसी तरह से वो टेम्परेरी सा चल रही थी शिप किसी तरह से होकर के, और सब लोग जिंदा थे फिलहाल के लिए। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन आवर मेन मास्ट। अब वो कहते हैं कि अभी भी ऐसी सिचुएशन थी कि जो हमारा मेन मास्ट था उसमें हम कोई भी सेल नहीं लगा सकते थे डायरेक्शन के लिए, क्योंकि वो लगाना खतरनाक हो सकता है। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. अब उन्होंने क्या कहा कि जरा सा भी रिगिंग पे प्रेशर पड़ा। रिगिंग क्या होता है? दिस होल सिस्टम इज रिगिंग। ओके, जो शिप होती है उसका ये मेन मास्ट हो गया, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये जो कपड़े सा दिख रहा है आपको, ये आपका जिब हो गया, या सेल जिसको बार बार ऑथर यूज कर रहे हैं वो हो गया। और जो ये वायर्स हैं, जो ये रोप्स आपको दिख रही हैं, या जो ये सब स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा सिस्टम को रिगिंग कहते हैं। कि इस रिगिंग पे जरा सा भी अगर प्रेशर पड़ा, क्यों वो लोग सेल नहीं लगा रहे थे अभी भी, क्योंकि इस रिगिंग के सिस्टम पे अगर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा तो जो हल का, यानी कि जो शिप का आउटर स्ट्रक्चर है, उसका जो एक पोर्शन डैमेज हो गया है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर ये शिप है, इफ दिस इज द शिप, यहाँ पे कहीं पे मास्ट इस तरह से लगा हुआ है, तो ये एक पार्ट है शिप का, ये एक हल साइड है और ये दूसरी हल साइड है। तो एक जो साइड थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और जो दूसरी साइड थी वो थोड़ी बहुत ठीक थी। तो अब वो कहते हैं कि जो डैमेज्ड सेक्शन था, फॉर एग्जांपल ये डैमेज सेक्शन है, तो ये जो डैमेज सेक्शन है हल का, यानी कि आउटर आउटर ऑफ द शिप, आउटर बॉडी ऑफ द शिप का, ये पूरी तरह से दो टुकड़ों में बट जाएगा अगर रिगिंग पे, जो ये वायर वाला सिस्टम है, इस पे थोड़ा सा भी हमने प्रेशर डाला, तो शिप जो है वो डैमेज वाला जो पोर्शन है वो दो टुकड़ों में बट जाएगा, एंड अपार्ट हो जाएगा, मतलब दूर दूर टूट करके बिखर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल को होस्ट नहीं किया, इन्होंने वो जो इनके पास छोटी सी स्टॉर्म जिप थी उसको होस्ट किया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। और फिर हम उस दिशा में बढ़ गए, ये स्टॉर्म जिप को लगाने के बाद हम उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ चले जहां पे ऑथर को ये अंदाजा था कि दोनों आइलैंड्स हो सकते हैं। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. अब जो उनकी वाइफ थी मैरी, उनको कहीं से थोड़ा सा कॉर्न्ड बीफ मिल गया, मीट मिल गया, कुछ क्रैकर के बिस्किट्स मिल गए थे, और 2 दिन में पहली बार उन सबने थोड़ा बहुत खाना खाया था, पहला खाना उन्होंने, फर्स्ट मील अपना खाया था। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट का मतलब होता है मोहलत मिलना या राहत मिलना, कि कुछ देर की जो हमारी राहत थी, जैसे किसी हम बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या एक लंबा समय तक हम बहुत परेशानी के दिन देख रहे हैं, तो उनमें जो थोड़ा सा समय हमको थोड़ा रिलैक्स करने के या थोड़ा कम टेंशन वाले होते हैं, उसको रेस्पाइट कहते हैं। कि हमारी जो रेस्पाइट थी, जो राहत थी, वो शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत कम समय के लिए ही थी। कि हमने समझा था कि पानी हमने पंप कर दिया 36 घंटे और बस पानी जो आ रहा है उससे से डील करना है। तो ये जो हमारा सब
थोड़े दिन थे टाइम के लिए जो रिलैक्स हो गए थे हम, वो बस टेम्परेरी ही थी। अब ऐसा क्या हुआ, at 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on 5th January, our situation was again desperate. अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो ये रेस्पाइट थी, हमारी जो राहत थी, वो कुछ ही टेम्परेरी थी। 4 बजे के करीब फिर से काले काले बादल हमारे पीछे की तरफ मंडराने लगे, बनने लगे, और एक ही घंटे के अंदर अंदर फिर से 40 नॉट की स्पीड के साथ आंधी फिर से बहने लगी, हवा बहने लगी, और जो वेव्स थी वो और ऊंची ऊंची फिर से वापस से वही चीज होने लगी, बढ़ने लगी, और तूफान बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हो गया था, यानी कि बहुत ज्यादा खराब हो गया था, बिगड़ गया था, और पूरी रात भर खराब मौसम रहा। और 5 जनवरी की जब सुबह आई तो फिर से हमारी सिचुएशन वैसी डेस्परेट हो चुकी थी। डेस्परेट मतलब होता है किसी चीज को बहुत दिल से चाहना। तो इस समय डेस्परेट वो किस चीज के लिए होते, किस चीज के लिए छटपटा रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए, कि फिर से हमको जान बचाने वाली सिचुएशन आ गई, वैसी नौबत आ गई, और फिर से हमारे लिए वही सब चीज जिससे हम अभी अभी जिसका सामना करके थोड़ा रिलैक्स हुए थे, फिर से वैसे ही मौसम खराब होने लग गया। When I went into the to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I." अब जो ऑथर थे वो समझ रहे थे कि बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उन्होंने पानी पंप किया, सब कुछ किया, इतनी बुरी तरह से घायल हो गए सब लोग, और वापस से मौसम खराब हो गया, और जो बोट थी वो भी ऑलरेडी टूटी हुई थी, तो वो कितना ही झेल पाती खराब मौसम। तो अब ये अपने बच्चों के पास गए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा उनको कंफर्ट राहत देने के लिए। तो जोन जो थे, जोन उनका जो बेटा था जॉनथन, उसने पूछा कि क्या डैडी, क्या हम लोग मरने वाले हैं, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। तो ऑथर जो थे उन्होंने उसको दिलासा दिलाने की कोशिश की कि नहीं, हम विल मेक इट, हम जो आइल एम्स्टर्डम है वहां तक पहुंच जाएंगे और हम लोग सब जिंदा रहेंगे, परेशान मत हो। लेकिन फिर उसने आगे जून ने क्या कहा, लेकिन डैडी, अगर हम सब साथ में हैं, आप, मम्मी, सू और मैं, अगर हम सब लोग साथ में हैं तो हम मरने से नहीं डरते। तो ये जो आपके चैप्टर का नाम है, ये मेनली जो ने कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ में हैं तो हम मरने से नहीं डरते। इतना छोटा सा 6 साल का बच्चा किस तरह से मोटिवेटेड था, सेल्फ मोटिवेटेड था, और उसने कहा कि हम सब लोग साथ में हैं तो मौत से क्या डरना। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. अब जब जॉनथन जो उनका बेटा था, 6 साल का छोटा सा बच्चा, जब उसने इतनी बड़ी बात कह दी, तो ऑथर ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं उसको क्या रिप्लाई करूं, मैं उस बात का उसको क्या जवाब दूं। और मैंने बच्चों के केबिन से मैं बाहर निकल आया, बच्चों के रूम से मैं बाहर निकल गया, और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में था, डिटर्मिन्ड था कि मैं इस समुद्र से, इस नदी से हर हालत में लड़ाई लड़ूंगा, चाहे जो भी मेरे पास शक्ति है, जितनी भी मेरे पास ताकत है, मैं पूरी ताकत लगा के इस नदी के साथ लड़ाई लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. अब जब ये उन्होंने कहा कि एक छोटे से बच्चे ने इतना मोटिवेशन दिखा दिया, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे और स्ट्रेंथ आ गई है, और मैंने एकदम आई एम रेडी कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। और फिर उन्होंने क्या कहा कि जो स्टारबोर्ड साइड था, यानी कि जो वीक पोर्शन था, जो डैमेज्ड हिस्सा था शिप का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हिस्सा शिप का जो था वो वीक था, और इसी तरफ लहरें उठ रही थी। तो तो इन्होंने क्या किया, ऑथर ने क्या डिसाइड किया कि जो अनडैमेज्ड हिस्सा था, यानी कि जो ये हिस्सा था, यानी कि शिप को पलट देंगे, और ये हिस्सा जो है वो इस तरफ कर देंगे, और ये हिस्सा जो है वो इस तरफ कर देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये शिप है, ये हिस्सा डैमेज्ड वाला है, दिस इज डैमेज्ड वन एंड दिस इज द गुड वन, और यहां से वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसे कर देंगे, और ये जो डैमेज्ड वाला पोर्शन है वो इस तरफ कर देंगे। तो अभी क्या होगा, जो वेव्स आएंगी वो अनडैमेज्ड पोर्शन से टकराएंगी, तो जो अनडैमेज्ड पोर्शन है वो तो कम से कम कुछ देर के लिए उसको सरवाइव कर ही लेगा ना। अगर डैमेज पे और डैमेज करती चली गई तो एकदम ही शिप टूट जाएगी।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने डिसाइड किया कि जो अनडैमेज्ड हिस्सा है, हल है, उसको वो ऑन वेव की तरफ फेस कर देंगे, उसको उसकी साइड में कर देंगे, और ये टूटे वाले हिस्से को दूसरी साइड में कर देंगे। और वो उन्होंने कैसे किया, एक सी एंकर, एंकर का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया था कि जमीन में जैसे शिप को पार्क करना होता है तो एक जगह गाड़ के बांध देते हैं रस्सी से शिप को। तो एक हैवी सी नायलॉन की रस्सी से सी एंकर से एक इम्प्रोवाइज यानी कि अच्छी क्वालिटी की सी एंकर लिया, दो 22-22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स लिए जिसमें पैराफिन भरा हुआ था। इन चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने शिप को घुमा दिया और डैमेज्ड वाला हिस्सा दूसरी साइड कर दिया और अनडैमेज्ड वाला हिस्सा वेव्स की तरफ फेस कर दिया। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। तो अब उन्होंने क्या कहा कि उसी शाम बैठ करके मैं और मेरी बस हाथ पकड़ के एक दूसरे का बैठे हुए थे और बहुत ही घबरा रहे थे, बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि जो ब्रोकन प्लैंक्स थे मैंने आपको दिखाया भी था, ये जो मेन रिब फ्रेम स्ट्रक्चर था शिप का इस तरह से बना हुआ, जो स्केलेटन मैंने आपसे कहा था शिप का होता है, वो सब पूरा टूट चुके थे, अलग अलग एंगल्स पे थे और पानी लगातार अंदर चला आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ही ये चीज महसूस कर रहे थे कि हमारा अंत करीब आ गया है, अब हम किसी भी वक्त मर सकते हैं। बट Wave Walker rode out of storm, and by the morning of 6 January, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. अब इन्होंने कहा कि हमको लग रहा था, बस हम दोनों घबराए हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे कि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब हमारा अंत करीब आ गया है। लेकिन क्या हुआ कि वेव वॉकर जो उनकी शिप थी वो उस स्टॉर्म से का सामना करते हुए बाहर की तरफ निकल गई। रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म मतलब वो चलते चलते स्टॉर्म को पार कर ले गई और 6 जनवरी की सुबह जब हवा चलनी थोड़ी सी थमी, यानी कि थोड़ा सा जो आंधी चल रही थी, बहुत पावरफुल विंड्स चल रही थी, वो थोड़ा सा कूल हुई, थोड़ा सा शांत हुई, तब इन्होंने क्या कहा, तब इन्होंने ट्राई किया कि सैक्सटेंट पे एक रीडिंग ले लेते हैं। सैक्सटेंट इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नेविगेटर्स या जो शिप पे लोग ट्रेवल करते हैं, शिप के कैप्टन वगैरह यूज करते हैं। तो जो स्टार्स होते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं आसमान में, स्टार्स हो गया, मून हो गया, सन भी है सुबह के समय, उनकी पोजीशन देखता है कि आसमान में वो किस डायरेक्शन में है। उसके बेसिस पे उनकी शिप कहाँ पर है उसका एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर सूरज है, सूरज का यहाँ एंगल है, मेरी शिप यहाँ पर है, तो उससे ये एंगल बनाएंगे और पूरा कैलकुलेशन करेंगे और उसके बेसिस पे ये पता लगता है कि शिप हमारी किस डायरेक्शन में है या किस तरफ मूव कर रही है पानी में। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सटेंट, जिससे सेलेस्टियल बॉडीज को ध्यान में रख के सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं दूरबीन की तरह और अपनी शिप को देखते हैं और देखते हैं कि किस एंगल में हमारी शिप है और उससे कैलकुलेशंस करते हैं। Back in the chart room, I worked on wind speeds, change of course, drifts and current in an effort to calculate our position. और फिर सेक्सटेंट से जब उन्होंने देखा, फिर वो अपने चार्ट रूम में गए, जो भी उनका स्टडी रूम होगा, वहां पे उन्होंने किस चीज पे काम किया, किस चीज पे कैलकुलेशन किए कि विंड की स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से हवा बह रही है, जो कोर्स चेंज हो रहा है यानी कि लगातार जो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है बोट का, वो किस तरह से कितना फ्रीक्वेंट है, कैसे कैसे जा रहा है, जो ड्रिफ्ट हो रही है, ड्रिफ्ट मतलब जो बार बार ड्रिफ्ट कर रहा है यानी कि डेविएट कर रही है शिप में, और जो करंट जो लगातार पानी बह रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितनी स्पीड से पानी, यानी कि जो भी चीज है उनकी शिप, हवा जिस कैसे बह रही है, किस डायरेक्शन में बह रही है, वेव्स कैसे चल रही है, हर चीज को उन्होंने कैलकुलेट किया। सेक्सटेंट से सेलेस्टियल बॉडीज को कैलकुलेट किया और अपनी पोजीशन को कैलकुलेट किया। इससे क्या किया उन्होंने, रिजल्ट क्या निकाला कि अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए ये सब कुछ किया कि हमारी शिप इस समय पानी में कहाँ है और हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये समझ लीजिए आप 1,50,000, 1.5 लाख किलोमीटर का मान लीजिए ओशन है, तो यहाँ कहीं पे 65 लाख का
सॉरी 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड है, 65 किलोमीटर का ये, इतने बड़े से ओशन में, 1.5 लाख किलोमीटर के ओशन में 65 किलोमीटर जितना आइलैंड ढूंढना, मतलब ऐसा आप कुछ स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जो आपके सामने मैंने एक बहुत ही गंदी सी ड्राइंग बनाई है कि ये ओशन है और यहाँ पे ये आइलैंड को इतने बड़े ओशन में ढूंढना है। ओके, तो ये उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके ऑथर ने लगाया था। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. अब जब ये सब सोच रहे थे, पोजीशन के बारे में सोच रहे थे कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, आइलैंड कहाँ होगा, तो सू अचानक से उनके पास, बहुत ही दर्द में थी वो, उनके पास चलती हुई आई और उनके ज्वाइन में, मतलब मेरे बगल में आकर के खड़ी हो गई या मुझे ज्वाइन कर लेगी। उसकी जो सिर का लेफ्ट साइड था पूरी तरह से सूज गया था और उसकी जो आंखें थी एकदम ब्लैक हो गई थी, आंखें सूजने की वजह से। नैरो टू स्लिट्स का क्या मतलब होता है कि जब आंखें बहुत ज्यादा सूज जाती हैं तो पूरी खुलती नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी खुलती हैं और वो जो हल्की हल्की खुली होती हैं वो दरार जैसा दिखता है। तो स्लिट्स का मेनली मतलब होता है दरार, जो इस तरह से हल्की हल्की सी किसी चीज में आप दरारें देखते होंगे, इस तरह से होती हैं। तो उसकी जो आंखें थी वो बस इतनी खुल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई दरार है, इतनी ज्यादा सूज गई थी। उसने क्या किया, वहां पे आकर के उसने ऑथर जो थे उनको एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So, this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. अब ऑथर ने कहा कि उसने क्या बनाया था उस कार्ड में, उसने 2 कैरिकेचर्स बनाए थे। कैरिकेचर्स का मतलब होता है हंसी वाले जो पिक्चर्स होती है, थोड़ी सी हास्य चित्र जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत से जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका कार्टून स्केच टाइप का लोग बनाते हैं, कभी किसी की नाक लंबी कर देंगे, किसी का कुछ ऐसा हाइट छोटी कर देंगे, उसको कैरिकेचर कहते हैं। तो उसने मेरी का अपने मम्मी पापा का कैरिकेचर बनाया था और कहा था कि ये कुछ फनी पीपल है, थोड़े से मस्ती वाले लोग हैं, क्या ये आपको हंसाते हैं? मैं तो बहुत हंसती हूँ। और अंदर कार्ड में अंदर की साइड में मैसेज था कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, ये कार्ड बस इसलिए कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि जो भी बेस्ट हो बस वो हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा मोटिवेट करने का और अपने पेरेंट्स के प्रति अपना लव दिखाने के लिए उसने वो कार्ड बनाया था। तो अब ऑथर कहते हैं कि समहाउ वी हैड टू मेक इट, और ये सब कार्ड वगैरह देख करके ऑथर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा कि किसी ना किसी तरह तो अब मुझे ये करना ही करना है, वो आइल एम्स्टरडैम ढूंढना ही ढूंढना है। तो यहाँ पे जो हमारा जर्नी है चल रही है चैप्टर की, उसका सेकंड लेग यानी कि सेकंड पार्ट खत्म होता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट पार्ट। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। अब वो कहते हैं कि मैंने बार बार वही स्पीड क्या है विंड की, हर एक एक चीज, जितने कैलकुलेशंस हो सकते थे मैंने सारे कैलकुलेशंस को चेक किया, रीचेक किया, बार बार चेक किया। We had lost our main compass and was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. जो आपने देखा होगा शिप पे जो लोग चलते हैं वो कंपस लेके चलते हैं, उससे पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, पानी में वो कहाँ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ साउथ कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने जो अपना मेन कंपस था वो खो दिया था, और जो दूसरा उनके पास एक्स्ट्रा एक कंपस था वो मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से सही डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था। कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे भी कंपसेस होते हैं जो अगर कहीं आसपास मान लीजिए चुंबकीय कुछ आकर्षण है, कोई मैग्नेट है, या मान लीजिए बहुत समुद्र में चल रहे हैं, कोई ऐसा आइलैंड हो सकता है, कोई ऐसा एक जगह पे, कोई ऐसा थोड़ी सी जगह हो सकती है जहाँ पे रॉक्स हो या वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, बहुत ही चुंबक से खींचे, तो चुंबक की वजह से क्या होता है कि जो आपका कंपस की रीडिंग होती है वो कभी कभी गलत कैलकुलेट कर देती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो मेन कंपास में वैसा नहीं होता था, लेकिन अभी जो स्पेयर कंपास था इसमें मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से सब गड़बड़, डायरेक्शन ठीक से पता नहीं लग पा रहा था, कैलकुलेशन ठीक नहीं हो पा रहे थे। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो उन्होंने कहा कि किसी तरह से मुझे इस चीज को, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी और कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी पहुंच नहीं पाएंगे एम्स्टर्डम तक, तो उन्होंने इस चीज को किसी तरह एडजस्ट कर लिया इस चीज में, और अपने कैलकुलेशंस भी किए। और दूसरी चीज उन्होंने क्या की कि एक तो इस चीज में एडजस्टमेंट किया कि हाँ भाई तो ये प्रॉब्लम है मैग्नेटिक, उसकी वजह से फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने
ऑथर ने उस चीज को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की और खुद का भी थोड़ा सा दिमाग चलाया कि किस तरफ डायरेक्शन हो सकता था। और दूसरी चीज, जो वेस्टर्ली करंट्स बह रही थी, यानी कि पश्चिम की तरफ से जो हवाएं बह रही थी, उनका डायरेक्शन और उनकी स्पीड से भी सब अंदाजा लगा करके उन्होंने जो इंडियन ओशन से बह के आ रही थी, उन्होंने अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा सा कंसिडर और ज्यादा करने लगे। About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. अब 2 बजे के करीब उस दिन वो वापस से डेक पे गए और लैरी जो उनके साथ उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा उनसे, वो उन्होंने अपनी चार्ट रूम में बैठ के सारा कैलकुलेशन कर लिया था, सब कुछ देख लिया था। तो सब कैलकुलेशन, सारी गणनाएं करने के बाद उन्होंने एक अंदाजा लगाया, एक नतीजे पे पहुंचे। 2 बजे के करीब वो डेक पे गए। उन्होंने लैरी से कहा कि जो स्टेयरिंग है, जो शिप का कोर्स है, कोर्स का मतलब हुआ कि शिप किस दिशा में जा रही है, किस कोर्स ऑफ द शिप मतलब डायरेक्शन किस दिशा में बढ़ रही है, कि जो शिप का कोर्स है, जो उसका डायरेक्शन है, उसको 185 डिग्रीज में घुमा दो। 185 डिग्रीज में जिस भी डायरेक्शन में उन्होंने कहा उस तरफ मोड़ दो। और उन्होंने कहा, मतलब छोड़ दिया कि बस 185 डिग्रीज पे घुमा दो, ये उनका कैलकुलेशन निकला। और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग लकी हुए, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब था बहुत ही आस्था, बहुत ही पूरे विश्वास के साथ, जो कि आई डिड नॉट फील, मतलब कि उन्होंने बोला तो पूरे विश्वास के साथ, लेकिन वो विश्वास वो अंदर ही अंदर खुद महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक अंदाजा लगाया था 185 डिग्रीज का। उनको बस कह दिया था कि 180 डिग्री 85 डिग्रीज में मोड़ दो, बट कुछ भी हो सकता था। तो एक कन्विक्शन, एक विश्वास के साथ उन्होंने बोला, जिसको खुद नहीं मान पा रहे थे। और उन्होंने कहा कि 185 डिग्रीज में मोड़ दो, और अगर मेरा कैलकुलेशन सही रहा और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, तो 5 बजे तक हम आइलैंड आइल एम्स्टर्डम हमारे सामने होगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। बस अब इसके अलावा, मतलब कहने का मतलब है कि सब हथियार डाल दिए, अब कुछ नहीं हो सकता एक ये कैलकुलेशन के अलावा। Then, with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk, and amazingly dozed off. अब उन्होंने कहा, और एक भारी दिल के साथ, मतलब एकदम ये बता दिया कि अब कुछ भी हो सकता है, और बहुत ही हैवी हार्ट लेकर के वो नीचे गए, शिप में नीचे की तरफ गए, बेसमेंट की तरफ। क्लाइंब ऑन माई बंक मतलब बंक बेड, जो बंक बेड्स थे उसमें से जो बेड था उस पे उन्होंने क्लाइंब, उस बेड पे वो चढ़े। एंड अमेजिंगली, अमेजिंगली क्यों है, क्योंकि बहुत ही डोज ऑफ का मतलब होता है सो जाना। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी वो सो गए। कि सोता इंसान कम है, जब वो रिलैक्स होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होता है, तब उसे नींद आती है, ऐसे शिप वगैरह में भी। और ऐसी सिचुएशन में किसी को नींद आना जनरली पॉसिबल नहीं है, बट अमेजिंग बात यही है कि वो सो गए वहां लेट करके, कि बस एक बता दिया उन्होंने, अब जो होना है वो हो, काइंड ऑफ उस तरह का एटीट्यूड। When I woke, it was 6 p.m. and was growing dark. अब जब वो सो करके उठे तो शाम का 6 बज रहा था और धीरे धीरे सूरज डूब रहा था, अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. तो जब वो सो करके उठे लगभग 6 बजे शाम को, तो सनसेट, सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा, मुझे पता था कि हम लोगों ने जरूर आइलैंड मिस कर दिया होगा, यानी कि मेरी कैलकुलेशन में भी गलत निकली होगी। और जितनी सेल्स हमारे पास बची थी, जो भी सेल हमारे पास रखी हुई थी, हम वेस्टर्ली करंट्स जो इतनी तेज बहती हुई आ रही थी, ये वेस्टर्ली विंड्स, इनका सामना लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, उनको बीट नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता था। एट दैट मोमेंट अ टाउसल्ड हेड, टाउसल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, थोड़ा सा हिलता डुलता। एक उसी मोमेंट पे क्या हुआ, एक हिलता डुलता सा, बहुत ही अस्त व्यस्त सा सिर जो है अचानक से बाहर निकल आया मेरे बेड पे, बेड से दिखते हुए। और वो कौन था, वो जॉनथन था। उसने क्या कहा, कैन आई हैव अ हग, जॉनथन आस्क्ड। और वो जॉनथन का सिर था, उसने कहा कि क्या मुझे एक हग मिल सकता है, यानी कि क्या आप मुझे गले से लगा सकते हैं। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसी के जस्ट पीछे सू भी खड़ी हुई थी। Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. अब जो ऑथर थे वो ऑलरेडी परेशान थे, तो उन्होंने एक वैसी परेशानी में उससे पूछा, जॉनथन से, कि अब मुझे हग क्यों मिल रहा है, क्यों तुम मुझे गले लगाना चाहते हो। तो उस पे जॉनथन ने कहा, उनके बेटे ने, कि क्योंकि इसलिए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं शिप के।
तो अब वो ऑलरेडी परेशान थे, ऑथर जो थे, और थोड़ा से इरिटेटेड भी थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, तो उन्होंने कहा, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, व्हाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। तो इस पे उन्होंने कहा कि प्लीज अभी नहीं, जैसे जब हमारे पेरेंट्स या हम लोग भी कुछ ऐसा हक करने लगते हैं, किसी को थोड़ा सा मजाक करने लगते हैं, और सामने वाला अगर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है या परेशान होता है, तो वो कहता है नहीं प्लीज आज नहीं, मत करो प्लीज। तो वैसे ही जो ये ऑथर है वो भी अपने बेटे से कहते हैं कि प्लीज आज मत करो, मैं मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि हमने आइलैंड मिस कर दिया। तो सू जो होती है वो बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में कहती है। मैटर ऑफ फैक्ट का क्या मतलब होता है, बहुत ही दृढ़ निश्चय, बहुत ही डिटर्मिन होकर के, बहुत कॉन्फिडेंस वाली वॉइस में वो कहती है कि क्यों आपको डर लग रहा है, आपको क्यों इतना डरे हुए हैं आप, यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। तो ये सुनकर के वो बहुत ही खुशी से चिल्लाते हैं, व्हाट, क्या आइलैंड मिल गया, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, एज बिग एज अ बैटलशिप। तो वो थोड़ा परेशान होते हैं, तो सू कहती है क्यों आप परेशान है, क्यों डरे हुए हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है, यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। तो ऑथर बहुत खुश होते हैं और चिल्लाते हैं, क्या आइलैंड मिल गया। और दोनों लोग एक साथ बोलते हैं, दे कोरस, मतलब एक साथ बोलना, कि दे, इट्स आउट इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने ही है, बिल्कुल इट्स आउट देयर, वहीं बिल्कुल सामने ही है, हमारे सामने है, इतना बड़ा है जैसे कोई युद्ध का मैदान, एक युद्ध के मैदान जितना बड़ा वो आइलैंड है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock and with little vegetation, the most beautiful island in the world. अब यहाँ पे देखिए दो कॉन्ट्रोडिक्टरी बात कही गई है, मैं भी आपको समझाती हूँ। ऑथर जो थे वो डेक पे वापस एकदम दौड़ते हुए गए, और उन्होंने गेज्ड विद रिलीफ, मतलब गेज मतलब देखना, और रिलीफ मतलब बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत ही राहत के साथ उन्होंने देखा आइल एम्स्टर्डम आइलैंड की एक स्टार्क आउटलाइन, यानी कि दूर, थोड़े से दूर थे वो, उनकी जो शिप थी, तो सामने एक बस आउटलाइन सी दिख रही थी आइलैंड की, और थोड़ा सा उनको और सफर तय करना था वहां तक पहुंचने में। और उन्होंने क्या देखा कि वो एक ब्लीक पीस है, ब्लीक का क्या मतलब होता है, बहुत ही उदासी भरा, यानी कि वो ऐसी जगह थी जिसको देख के किसी का भी मन खुश नहीं हो, बहुत ही अजीब सी, किसी का मन खराब हो जाए ऐसी जगह थी। वॉल्केनिक रॉक, यानी कि वहां पे ज्वालामुखी या वॉल्केनोज फूटते रहते थे, उनके पीसेस पड़े हुए थे, बहुत ही खराब सा, बहुत ही छोटा, थोड़ा बहुत ही प्लांट्स वगैरह थे वहां पे, ज्यादा कुछ देखने में बहुत ही अजीब सा था। लेकिन इतना अजीब और इतना सैड वाला जगह होने के बाद कि किसी का मन ना करे वहां जाने का, फिर भी वो मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड था वर्ल्ड में ऑथर के लिए। क्यों? क्योंकि इस आइलैंड ने ही उनकी और उनके परिवार की, उनके जो क्रूमैन थे उनकी सबकी जान बचाई थी। तो वो उनके लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था, भले ही उसमें एकदम वेजिटेशन नहीं था, बहुत ही खराब सा, गंदा सा वोल्केनिक रॉक जैसा था, फिर भी उनके लिए वो बहुत सुंदर था। We anchored offshore for the night, and the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब उन्होंने कहा कि हमने रात भर, पूरा रात ऑफशोर एंकर किया। ऑफशोर एंकर मतलब कि ऑफशोर यानी कि उसके तट पर आने के लिए रात भर हमने शिप को उस डायरेक्शन में किया, और अगली सुबह उस आइलैंड में टोटल 28 लोग रहते थे। इनहैबिटेंट्स मतलब उस जगह के नेटिव लोग, यानी कि उस जो वहां पे ही उसी आइलैंड में रहते हैं। तो उस आइलैंड के पूरे 28 लोग जो थे, वो अगली सुबह, यानी कि 7 जनवरी की सुबह को वो सब लोग आ गए, और उन्होंने उन सब ने मिल करके बहुत ही चीयरफुली, बहुत ही खुश होकर के उनकी मदद की, अशोर पहुंचने में, यानी कि तट पर पहुंचने में उन सबकी मदद की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. अब वो कहते हैं कि जब मेरे पैर के नीचे वापस से मुझे जमीन महसूस हुई, तो मेरे थॉट्स जो थे, वो मेरे जो विचार थे, वो बस पूरी तरह से मैं सोचने लग गया लैरी और हर्बी के बारे में, जो इतनी डायरेस्ट सिचुएशन में, अशोर का मतलब मैंने आपको बता दिया था, तट पर, डायरेस्ट सिचुएशन में मतलब बहुत ही मुश्किल हालात में, सबसे भयानक जो हालात थे, उसमें भी लैरी और हर्बी जो उनके क्रूमैन थे, वो हमेशा खुश रहे, बहुत ही चीयरफुल रहे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव, उन लोगों ने सोचा कि हम इससे निकल जाएंगे, बहुत मोटिवेटेड रहे। और मेरी जो उनकी वाइफ थी, जो पूरे उस क्रूशल, वो इतने मुश्किल घंटे जो उन्होंने शिप पे बिताए हैं, पूरी तरह पूरी टाइम वो व्हील जो था शिप का उसको संभाले रही थी।
मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ द 7-year-old गर्ल। उसके बाद इन दोनों लोग के बाद उन्होंने किसके बारे में सोचा? उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोचा, जो नहीं चाहती थी कि वो उनकी उसकी हेड इंजरी की वजह को लेकर के चिंता करें, जो उनको बिल्कुल बता भी नहीं रही थी कि वो कितनी ज्यादा उसको चोट लगी है। और वो हेड इंजरी कैसी थी? विच सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाद में वो जो हेड इंजरी थी उसमें 6 माइनर ऑपरेशंस हुए टू रिमूव द रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड द स्कल। यानी कि जो उसका स्कल था, जो उसकी जो हड्डियां थी, जो स्केलेटन स्कल जो था, और जो स्किन थी उसकी, उसके बीच में खून के थक्के जम गए थे, ब्लड क्लॉट हो गया था, जिसको रिमूव करने के लिए 6 माइनर ऑपरेशंस करवाने पड़े थे। उतनी बुरी तरह से उसको चोट लगी थी। और उस वो लड़की, और उतनी चोट होने के बावजूद भी उसने ये सोचा कि हम उसके बारे में चिंता ना करें, और उसने कार्ड्स बनाए और मोटिवेट करती रही। और किसके बारे में सोचा ऑथर ने? उस 6-year-old बॉय के बारे में, अपने 6 साल के बेटे के बारे में, जो मरने से नहीं डरता था, who was not afraid to die. And with this we have come to an end of this chapter. अब हम आगे वन लाइनर्स देख लेते हैं। हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द चैप्टर? बहुत ही इजी है। गॉर्डन कुक, उनकी वाइफ मैरी, और दोनों बच्चे जॉनथन एंड सूजन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी? क्या पर्पस था जर्नी का? टू रिक्रिएट कैप्टन जेम्स कुक राउंड द वर्ल्ड वॉयज, जो कि 200 साल पहले उन्होंने किया था। वेयर डिड दे एनकाउंटर रफ वेदर एंड एनॉर्मस वेव्स? कहाँ उनको मिली थी? सदर्न इंडियन ओशन में। व्हाट हैपेंड टू देयर बोट ड्यूरिंग द जर्नी? सीवियरली डैमेज हो गई थी बाय अ मासिव वेव। हाउ डिड दे प्रिवेंट द बोट फ्रॉम सिंकिंग? डूबने से कैसे प्रिवेंट किया था? मेकशिफ्ट रिपेयर किया था टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लडिंग इन, जो पंप किया था पानी बाहर और रिपेयर वगैरह किए थे। व्हाट डिड द चिल्ड्रन शो ड्यूरिंग द ऑर्डियल? ऑर्डियल मतलब होता है खराब समय में बच्चों ने किस तरह का प्रदर्शन किया था? बहुत ही ब्रेवरी का, इनक्रेडिबल ब्रेवरी एंड सपोर्ट फॉर देयर पेरेंट्स। वेयर डिड दे फाइंड शेल्टर आफ्टर द वेव हिट? कहाँ शेल्टर मिली थी उनको? आइल एम्स्टरडैम में। हाउ did they survive while stranded on the island? Inhabitants of the islands helped them and cheered when they arrived. उन्होंने कैसे सर्वाइव किया था आइलैंड में? कि जो वहां के inhabitants थे उन्होंने मदद किया था। What was the main theme of the chapter? क्या चैप्टर की मेन थीम है? Importance of courage, determination and togetherness in overcoming challenges. करेज होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय आपको होना चाहिए, और सब लोग एक साथ रहें, टुगेदरनेस की टीम की तरह हो, और सारे चैलेंजेस को हम पार कर सकते हैं अगर ये सारी चीजें हो तो। इसके बारे में बताया गया है। व्हाट डिड द चैप्टर हाईलाइट अबाउट द फैमिली? फैमिली के बारे में क्या हाईलाइट करता है? उनकी जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस मतलब बाउंस बैक करना, कि किसी सिचुएशन की वजह से हम एकदम नीचे होते जा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, कि बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला जो वो होता है। और जो उनकी न हिलने वाली अनवेवरिंग जो स्पिरिट थी, यानी कि जो उनकी करेज थी, ब्रेवरी थी, इतने ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में। अब ये सारे ग्लॉसरी के वर्ड्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एक बार देख लीजिए। जैसे वॉयज वर्ड है तो इसका मतलब हुआ अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, जो सी के थ्रू हम जर्नी करते हैं, और इन स्पेस जो हम जर्नी करते हैं उसको वॉयज कहते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से है, वॉयज। ओके। तो इसी तरह से बाकी सारे वर्ड्स भी हैं जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन है, आप यहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ओके, ऑल दीज वर्ड्स आर देयर। और with this we have come to an end of today's video. मुझे पता है थोड़ा सा लंबा, ये ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, बट मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी इसमें यूज हुए थे, कि आपको बहुत इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाए। एंड नाउ विद द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली होप कि आपको ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ ऐसा पोर्शन रह जा रहा है जो आपको नहीं समझ में आया, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कॉमेंट, और आप मुझे मेल आईडी पे भी मेरी पूछ सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, आपको मेरे और वीडियोस भी पसंद आए हैं, तो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो बने रहिए इंग्लिश ओवर चाय के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।